अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो वेरीफाई करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, बाकी भी ज्वाइन कर लें तो। ऑल राइट क्लास, आई होप आवाज़ अभी क्लियर होगी एंड लेट्स बिगिन। कैन एनीवन रिमाइंड मी, हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था या वी वर इन द मिडल ऑफ इट? आई थिंक ये फाइल ओपन हुई है तो इट्स स्टिल इन द मिडल। और लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। आई होप आपको स्क्रीन सही विजिबल होगी। ओके, स्क्रीन आपको विजिबल है आई थिंक। वेरीफाई कर दें एक दफ़ा, मैंने कोई और स्क्रीन सेलेक्ट ना कर लियो। ठीक 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 ठीक। अच्छा, लास्ट क्लास में क्विज़ था। ओके, लास्ट क्लास में क्विज़ था। अच्छा, नहीं क्विज़ तो खैर होगा, उसके अलावा हमने शायद कुछ चीज़ें स्टार्ट भी की हों पढ़ना। श्योर, आई थिंक ये हम कंप्लीट कर चुके थे। एमएलएम वर्सेस पिरामिड स्कीम पे हम बात कर रहे थे और वो कंप्लीट हो गई थी। आई थिंक आई रिमेंबर नाउ। आई थिंक एमएलएम वर्सेस पिरामिड स्कीम पे हम बात कर रहे थे और ये लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नया दूसरा एक लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। पेमेंट मेथड्स पे आते हैं, आज बात करते हैं ई कॉमर्स पेमेंट मेथड्स। सो ऑल राइट, चलें जी। सो ई कॉमर्स पेमेंट मेथड्स के ऊपर बात करते हैं आज। ई कॉमर्स पेमेंट मेथड जिस तरह से आपको सामने नज़र आ रहा है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन what kind of values can you exchange in order to buy something online। किस तरह की वैल्यूज़ आप एक्सचेंज कर सकते हो इन ऑर्डर टू बाय समथिंग ऑनलाइन। मैं वैल्यू का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं रुपए का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मनी का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यू का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एंड वैल्यू कैन बी एनीथिंग, मोस्ट प्रिसाइसली दीज वैल्यूज़ इन्वॉल्व करेंसीज। करेंसीज़ को इन्वॉल्व करती हैं। कोई भी पेमेंट मेथड होता है तो उसके अंदर आप करेंसी दे रहे होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप करेंसी के अलावा कोई और चीज़ दे रहे हों, कि आप कोई एक्सचेंज कर रहे हों, आप कोई सोना दे रहे हों या अपना घर दे रहे हों, वट। तो मेनली ई कॉमर्स पेमेंट मेथड्स जो हैं दोज रिवॉल्व अराउंड एक्सचेंजिंग ऑफ करेंसीज इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, गिविंग और टेकिंग ऑफ करेंसीज in exchange of a product of or a service. And we all know we use many type of payment methods when we are paying online, ठीक है। उन्हीं के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। यू स्टिल वायर मनी, आप फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, यू कैन वायर मनी टू द अदर पर्सन, यू आर यूजिंग पेपाल एंड व्हाट नॉट, यू आर यूजिंग योर ईजी पैसा वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप बिटकॉइंस को यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह आप इथेरियम वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं जो कि अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आपके एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स के बाइंग और सेलिंग के अंदर। सो चलें, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताएं ज़रा, आपके जहन में और कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं जो कि आपने या तो यूज़ किए हों या आपने कहीं पढ़ा हो उनके बारे में। टेल मी अबाउट एनी ऑफ द पेमेंट मेथड्स जिनके मैंने नाम लिए हैं उनके अलावा। यस, पेयोनियर है आपके पास, और एक्सक्यूज़ मी, राइट। सो यस, पायनियर है, क्विक पे है, शकल नज़र कह रहे हैं जायज़ कैश वगैरह की जो सहूलतें हैं ये भी आप पेमेंट मेथड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, शकल नज़र कह रहे हैं कि पायनियर वगैरह के अलावा अब JS बैंक जो है, JS, आई डोंट नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, बट JS बैंक जो है दे आर रिसीविंग पेमेंट फॉर फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान एज वेल। ओमनी है, यस, इजी पैसा है, जैज़ कैश है। इसी तरह आपकी बैंकिंग की भी अब एप्लीकेशंस काफ़ी आ गई हैं, आप उसके थ्रू भी ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ जिसको आप ऑनलाइन के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे हैं बट वो भी एक चीज़ ऑनलाइन ही है, एंड दैट इज़ पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। दैट थिंग इज़ ऑल्सो एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम।
सिर्फ वो चीज़ ऑनलाइन नहीं होगी जिसको आप यूज़ कर सकें, वो भी चीज़ ऑनलाइन होती है जिसको पर्टिकुलर वेंडर्स यूज़ कर रहे होते हैं. द पेमेंट इज़ गेटिंग ऑनलाइन. इट्स नॉट द एक्सचेंज ऑफ एक्चुअल फिजिकल मनी. बेशक वो उसके लिए फिर जो आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर आप स्वाइप करते हैं अपने कार्ड को, तो वो भी ऑनलाइन ही वो सारी चीज़ें उठा रहा है. दैट इज़ ऑल्सो अ पेमेंट मेथड. इसी तरह एक और पेमेंट मेथड होता है जो कि पाकिस्तान में इतना वायबल नहीं है. अभी तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया. अगर इंट्रोड्यूस कराया भी गया है तो इतना ज़्यादा उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. एंड दैट इज़ पेमेंट थ्रू NFC. डू यू नो अबाउट NFC? कैन यू टेल मी अबाउट NFC? एनीवन? No. That's another thing. That's the national, I think, national financial something. No, I'm talking about the NFC technology. There is a technology named as NFC. I want to know, do you know about that? मैं आपको थोड़ी सी हिंट्स दूंगा तो आपको याद आ ही जाएगा है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि कुछ आपको अंदाज़ा है what is NFC? Don't only relate that to your payment methods. Just think about NFC. आपने कहीं सुना है NFC? कहीं आपने देखा हो? Right, exactly. Saklan Heather. That stands for near field communication. It's a technology that two devices can connect with each other or send data to each other from each other by just being in range of each other. दोनों को एक दूसरे के करीब होंगी अगर डिवाइसेस, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं वायरलेसली. लेकिन उसमें आप ये ना देखें कि उसके अंदर जो है वो कोई कनेक्शन ब्लूटूथ की तरह बनता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट एन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. इट्स नॉट योर यूजुअल वाईफाई टेक्नोलॉजी. इट्स अ नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. और शोएब इसमें बात आगे बढ़ा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल को 4 सेंटीमीटर की रेंज पर ले जाकर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं. यस, एग्जैक्टली. तो आपका अगर डिजिटल वॉलेट होता है तो उसके अंदर डिजिटल वॉलेट की बहुत सारी एप्लीकेशन दुनिया में हैं. खैर मुझे इनके नाम वैसे याद नहीं है, लेकिन चाइना टोटली जो है वो NFC के ऊपर आ गया है, पेमेंट मेथड के ऊपर. इवन आप शॉप पे भी जा रहे हैं तो वो यही चीज़ यूज़ हो रही है. आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ मैं कि आप लोग वो यूज़ करते रहे हैं. एंड दैट इज़ योर ID कार्ड, यूनिवर्सिटी ID कार्ड. आप जब यूनिवर्सिटी ID कार्ड लाते हैं तो आपके गेट्स के ऊपर वो लगे हुए हैं, बैरियर्स से लगे हुए हैं. वो ऑन करने के लिए आपको वो कार्ड करीब लाना पड़ता है उस मशीन के. आप उस मशीन को, वो मशीन आपके कार्ड को देखती नहीं है, जिसको आप समझें कि वो देख रही हो या आपके थंब प्रिंट लेके उसको मैच करे, आपकी इमेज को मैच करे. That is just a communication between your card and that device. There is no kind of like a camera जो कि आपकी चीज़ को स्टडी करेगा और फिर उसको जो है मैच करेगा. तो यस, बार कोड्स भी NFC के थ्रू जो है वो रीड किए जाते हैं. बार कोड्स को जब रीड किया जाता है तो बल्कि नहीं, बार कोड्स अब डिजिटल हो रहे हैं. जो बेसिक बार कोड्स हैं, सिर्फ बार कोड्स होते हैं, उनको कैमरे की मदद से ही स्कैन किया जाता है. वो जो डिजिटल बार कोड्स अब आ गए हैं कि उनकी इंक वगैरह भी इस तरह की यूज़ की जाती है जो कि थोड़ी सी रेडियो एक्टिव होती है, सिग्नल इमिट कर रही होती है वो भी थोड़े से. सो ऑल इन ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट NFC. मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है जिसके थ्रू अगर आपके मोबाइल में डिजिटल वॉलेट में कुछ पैसे हैं तो यू कैन जस्ट शो योर मोबाइल टू समवन विदाउट इवन ओपनिंग एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और एनीथिंग. आपके मोबाइल के अंदर उसके सिग्नल्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं एंड योर मनी कैन बी डिडक्टेड. सो काफ़ी सारे इसके तरीक़ेकार आजकल हो गए हैं पेमेंट मेथड्स के. टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसी तरह से आप जो है अपनी पेमेंट मेथड्स को भी आगे लेकर जाते जा रहे हैं. ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं. कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होना शुरू हो जाती हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिक्योरिटी रिस्क बनना शुरू हो जाती हैं, प्राइवेसी रिस्क बनना शुरू हो जाती हैं. तो ऑब्वियसली वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. इश्यूज़ तो ये हैं, बट दैट डजंट मीन कि उन चीज़ों को बिल्कुल ही इस्तेमाल ना किया जाए. पेमेंट मेथड्स इस तरह के यूज़ हो ही रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. ओके, लेट्स talk some of the trends in e-commerce payment methods. पेमेंट्स बाय क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड. अच्छा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का फ़र्क पता है आपको? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्रेडिट कार्ड एंड अ डेबिट कार्ड? यस, यू आर राइट.
बेसिक डिफरेंस यही होता है। अवैस ने गलत कहा है, उल्टा कह गए हैं शायद आप, और शुएब का जवाब सही है। आगा मुर्तज़ा का जवाब है कि क्रेडिट कार्ड हमें, यस एग्जैक्टली, आगा मुर्तज़ा भी यही कह रहे हैं। नहीं, आपने बात सही की है अवैस, लेकिन आप डेबिट को क्रेडिट कह गए और क्रेडिट को डेबिट कह गए, ये इशू था। सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो होता है उससे अगर आप पेमेंट करते हैं किसी मार्केट में जाके, किसी शॉप पर जाके, और वो स्वाइप करता है आपके कार्ड को, तो उससे पेमेंट हो सकती है अगर आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं तो। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 10 रुपये मौजूद हैं तो वो 10 रुपये की चीज़ आप 10 रुपये आपके अकाउंट से कट सकते हैं, उसके अलावा नहीं। या 8 रुपये कट सकते हैं, 5 रुपये कट सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड की अपर लिमिट आपके अमाउंट से ज़्यादा होती है। आपका अमाउंट अगर 40,000 रखा हुआ है आपके अकाउंट में, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, तो अगर आपके पास 40,000 भी हैं तब भी आप उससे 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं। बस ये है कि एंड ऑफ द मंथ आपको उसको पे करना पड़ेगा बैंक को, अदरवाइज़ आपका जो है वो अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, और आपकी जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन या आपके जितने भी असासे उनके पास हैं, ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ बताकर उनको जो है वो अकाउंट खुलवाते हैं, उनको वो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो लीनियंसी वगैरह होती हैं उनकी पॉलिसीज़, तो खैर फिर हर बैंक टू बैंक जो है वो वेरी कर रही होंगी। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड इज़ दैट कि डेबिट कार्ड में आपके पास जो पैसे हैं आप उन्हीं से पे करते हो, और क्रेडिट कार्ड में आप लोन भी दे सकते हो। यानी कि भाई 40,000 मेरे पास हैं अकाउंट में, लेकिन मैं एक चीज़ खरीदता हूँ जो कि 60,000 की है, तो अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो आई कैन बाय दैट थिंग ऑफ 60,000 बाय जस्ट टेकिंग 20,000 ऑफ लोन। अदरवाइज़ जो है वो आप उसको, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और 40,000 रुपीज़ है आपके पास, तो आप 60,000 की चीज़ बाय नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। सो पेमेंट बाय क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड रिमेन्स द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑनलाइन पेमेंट स्टिल। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट इज़ अ वेरी वायबल ऑप्शन, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ द ओनली ऑप्शन, ऑब्वियसली इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह मौजूद हैं, बट पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी मच, स्टिल वेरी मच accessible and usable when compared to any other type of payment method. Like you can say, you can argue कि चलें भाई इजी पैसा या जैज़ कैश वगैरह से ज़्यादा बिजनेस हो रहे हैं, सो ओके वो भी हो रहे होंगे, बट when we are talking about much larger amount of business, that is still being happened on credit cards. I am not going to send 1 lakh rupees or 60,000 rupees to anyone by just using easy paisa, right? सो बिकॉज एक इशू ये भी है कि इजी पैसा के अंदर आपको पैसे जब सबमिट करवाने हैं तो उसके काफ़ी जो है वो एक तरीके से डिफरेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो इफ़ आई हैव मनी इन माई बैंक अकाउंट, आई कैन जस्ट वायर दैट मनी, आई कैन जस्ट सेंड दैट मनी यूजिंग माई मोबाइल एप्लीकेशन और योर पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल इट वेब बैंकिंग वगैरह के थ्रू। सो मोबाइल रिटेल पेमेंट वॉल्यूम स्काई रॉकेट्स। ऑब्वियसली मोबाइल रिटेल की जो पेमेंट वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिस तरह से इजी पैसा वगैरह की मैंने एग्जांपल ली। पेपाल रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड ऑनलाइन। पेपाल सबसे ज़्यादा उसको यूज़ किया जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में उसका एक्सेस नहीं है, बट कि वेन एवर देयर इज़ मनी एक्सचेंजिंग हैंड्स इन ऑनलाइन, पेपाल इज़ देयर। PayPal is a company which is basically, the business model of that company is that they will transfer some money from one account to another account, and worldwide. First of all, this is the best thing about PayPal, and worldwide you can send money or receive money online, and you would just have to pay a very little amount to buy that subscription of PayPal or buy that account of PayPal. देर आर सैमसंग, गूगल, एप्पल, पेपाल, इनकी रीच मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशंस के ऊपर भी आ गई है, जिसको मैंने मोबाइल वॉलेट कहा। उसके ऊपर भी काफ़ी इनका काम शुरू हो गया है। लाइक सैमसंग के अंदर काफ़ी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह से मैंने कहा ना, आप चाइना अगर चले जाएँ तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन यानी कि NFC के थ्रू पे काम कर रही हैं, तो वो NFC के थ्रू आप पैसे किसको जमा करवाते हैं? देर आर वॉलेट्स of what application, of what bank? So there is no bank, there is just your mobile phone, or Apple and Google and Samsung have made their applications for that, and they are using NFC to transfer money from one place to another.
राइट। एप्पल पे है, आई थिंक गूगल पे है, सैमसंग का भी कोई इसी तरह का नाम है। एंड लार्ज बैंक्स एंटर द मोबाइल वॉलेट एंड पी टू पी पेमेंट मार्केट्स। पी टू पी को थोड़ा सा अलग कर दें, लार्ज बैंक्स एंटर द मोबाइल वॉलेट। लार्ज बैंक्स भी अब मोबाइल वॉलेट की तरफ आना शुरू हो गई हैं। बड़ी बैंक्स जिनकी जो कि फ़िज़िकली ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस हुआ करते थे किसी दौर में, अब वो भी टिपिकली ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ आ रही हैं, और उनके भी पेमेंट मेथड्स जो हैं वो अब देर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ योर मोबाइल रिटेल पेमेंट मेथड्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर मोबाइल्स एंड यूर कन्वेंशनल बैंकिंग एप्लीकेशन दैट आर कमिंग ऑन मोबाइल। सो उनमें काफ़ी कम डिफरेंस अब रह गया है। कुछ डिफरेंसेस हैं लेकिन काफ़ी कम डिफरेंस रह गया है, और तकरीबन वो दोनों चीज़ें आपस में इंटरमिंगल हो रही हैं। यस एग्जैक्टली, क्यू आर कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्यू आर कोड के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। इट्स जस्ट लाइक यू वुड नॉट हैव टू राइट द नंबर ऑफ दैट यूज़र, अकाउंट नंबर आपको डालना नहीं पड़ेगा उसका। दैट्स इट, दैट्स द ओनली यूज़ ऑफ क्यू आर कोड। So if I want to send some money and the other person's mobile phone is there, first of all I would have to, अच्छा भाई आपका अकाउंट नंबर क्या है, किस बैंक का अकाउंट है, मैं वो सेलेक्ट करूँगा, कौन सा अकाउंट नंबर है मैं वो सेलेक्ट करूँगा, और फिर मैं उसका नाम जो आ जाएगा तो उस पर मैं पैसे फायर कर दूँगा। एक तरीका ये है इसको बचाने के लिए, क्यू आर कोड आ जाता है कि आप अपना बस अमाउंट लिखें, उसका क्यू आर कोड जनरेट हो जाएगा। जो शख्स वो क्यू आर कोड स्कैन करेगा वो पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, यस एग्जैक्टली, ये क्यू आर कोड के थ्रू लिंक ही जनरेट हो रहा होता है, तो वो लिंक को डायरेक्ट प्रोसेस कर लेता है। ये इसमें एक फ़र्क हो जाता है, बजाय इसके कि आप बार बार चीज़ें लिखें और उस लिंक पर जाएं। वो लिंक एक बन जाता है और उसको जो है वो आप प्रोसेस कर लेते हैं। सो अच्छा, क्यू आर कोड की भी खैर एक अलग ही कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। क्यू आर कोड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओ सी आर के थ्रू इसको पढ़ा जाता है, आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के ऊपर, कि यू वुड हैव टू वेरीफाई इमेज प्रोसेसिंग का एक टॉपिक है पूरा का पूरा ये, कि आप उसको किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक क्यू आर कोड के अंदर, और क्यू आर कोड किस तरह से एक जो है उसी चीज़ के ऊपर जा सकता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो स्क्वायर गेन्स फर्दर अट्रैक्शन विद द स्मार्टफोन ऐप। स्क्वायर का नाम सुना है आप लोगों ने? स्क्वायर भी एक एप्लीकेशन है जो कि यही पीयर टू पीयर मार्केट के ऊपर काम करती है। पीयर टू पीयर हमने लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पीयर टू पीयर पेमेंट मेथड। द पीयर टू पीयर पेमेंट मेथड इज़, जिसको शॉर्ट में P2P कहते हैं, P2P पेमेंट मेथड इज़ हायर देन, और यू कैन से लोअर देन, इट्स जस्ट डिफरेंट देन योर नॉर्मल करेंसी। जो आपकी नॉर्मल करेंसी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका P2P का मॉडल। और P2P में आ जाती हैं ये आपकी इथेरियम और ये आपके बिटकॉइंस वगैरह, ये P2P जो है वो, या वेनमो लिखा हुआ है जिस तरह, ये वो चीज़ें हैं जो कि P2P पेमेंट मेथड्स में आती हैं। सो स्क्वायर गेन्स फर्दर ट्रैक्शन विद अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन, क्रेडिट कार्ड रीडर एंड अ क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विस दैट परमिट्स एनीवन टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। गूगल रीफोकसेस गूगल वॉलेट के ऊपर आ गए हैं वो लोग। गूगल पे आपके सामने है, विच हैड मेट द टेपिड रिस्पॉन्स सोलली ऑन सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। So obviously not available for Pakistani users worldwide, बट ये कि आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक चीज़ों के ऊपर जो है वो आप ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, मनी वायर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द मोबाइल वॉलेट्स नाउ डेज। देयर इज़ गूगल वॉलेट एज वेल, देयर इज़ एप्पल पे एज वेल, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। एंड यू आर सीइंग कि ये काम अब हो रहा है। जैसे कि आप अगर किसी एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन अगर आप चाह रहे हो, तो अक्सर ये हुआ करता था एक वक्त में कि आपने अगर उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो यू शुड हैव पेपाल। आपके पास अगर पेपाल नहीं है तो आप उनको पैसे नहीं भेज सकते, आप उनकी सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते। लेकिन अब ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो कस्टमाइज़ होना शुरू हो गई हैं, और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, लेकिन जब आपको वो कहती हैं कि यू वुड हैव टू पे समथिंग, तो वो आपको आपकी लोकल चीज़ें बता रही होती हैं कि भाई आप कैसे पे कर सकते हैं। आप गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, आप सैमसंग वॉलेट से भी पे कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू ओनली हैव पेपाल और वीज़ा और मास्टर कार्ड इन ऑर्डर टू पे मी, राइट। So these are some of the things that are moving very very forward. So let's start with online credit card transaction. When we are talking about online credit card transaction, so these are processed in much the same way as that in store purchases.
तकरीबन सेम ही काम करती हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस भी। अच्छा, क्रेडिट कार्ड मींस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, क्योंकि उसका फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो बैंक से लोन आपको लेना पड़ता है। द पेमेंट इज़, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द पेमेंट मेथड कि व्हाट काइंड ऑफ, हाउ आर वी पेइंग द मनी। इट डजंट मीन दैट द मनी इज़ आवर्स और बैंक्स लोन। So online credit card transactions are processed in much the same way that in store purchases। जिस तरह से आप इन स्टोर परचेजेस करते हैं ना, आप एक चीज़ लेते हैं और उनको पैसे दे देते हैं, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड भी तकरीबन इसी तरह काम करता है। बिकॉज यू आर जस्ट एडिंग समथिंग टू द कार्ट, you are ordering that, and you are submitting your submitting your credentials in order for the money to get cut. The major differences being that online merchants never see the actual card being used, no card impression is taking, and no signature is available। ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है। अगर आप इन स्टोर जाते हैं, आपने अगर शॉपिंग की हो या आपके किसी बड़े ने अगर शॉपिंग की हो, आपने देखा हो उनको कि किस तरह से शॉपिंग की जाती है क्रेडिट कार्ड से, तो होता ये है कि आप मार्केट में जाते हैं, आप कुछ चीज़ें लेते हैं। कंसिडर कि मैं मार्केट में गया हूँ और मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ और वो मुझसे कहते हैं कि पैसे दें, तो फिर मैं उनको क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ। तो उनके पास एक मशीन रखी हुई होती है, छोटी सी, मोबाइल से थोड़ी सी बड़ी, आपने देखी होगी वो, नाम पता नहीं उसका क्या होता है उस मशीन का। वो जो एप्लीकेशन होती मशीन होती है, उसके ऊपर वो कार्ड को स्वाइप करते हैं, ठीक है, उसमें एक जगह बनी हुई है, उसमें खाली कार्ड को गुजारते हैं उसको, और कार्ड का डेटा उनके पास आ जाता है। ठीक है, वो कार्ड को स्वाइप करते हैं तो उनके पास कार्ड का डेटा आ जाता है। फिर वो यूज़र को कहते हैं कि आप अपना पासवर्ड लगा दें ताकि आपके इतने पैसे जो हैं वो काट लिए जाएँ। ठीक है, उसके लिए भी सिग्नेचर ली जाती है, एक पर्ची निकलती है उसमें से फिर आप सिग्नेचर करके एक पर्ची अपने पास रखते हैं, एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि वो उसी वक्त बैंक से पैसे नहीं कटते हैं, बल्कि कुछ टाइम लग के कटते हैं। कुछ साल पहले अगर आप चले जाएँ ऑनलाइन, 4G 3G से पहले अगर आप चले जाएँ, तकरीबन से 2012 में, 13 में, तब ये प्रोसेस इतना तेज़ नहीं था। उसमें ये प्रोसेस होता था कि आप बैंक की जब क्लोजिंग होती थी तब आपके पैसे कटते थे, या कट जाते थे लेकिन दूसरे के अकाउंट में नहीं आते थे, इसलिए दोनों को पर्चियाँ संभाल के रखनी पड़ती थी कि भाई ये मैंने इसको दिए पैसे। लेकिन अब काफ़ी क्विक हो गया है, और एक बंदे के जैसे ही कार्ड स्वाइप होता है और पासवर्ड लगता है, तो उसी वक्त जो है वो मर्चेंट के पास पैसे आ जाते हैं और बायर से जो है वो पैसे चले जाते हैं। बट अगर मैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट की बात करता हूँ, तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि कार्ड का नंबर बताएं क्या है। ठीक है, ऑनलाइन में ख़रीद रहा हूँ कोई चीज़, दराज पे मैं चला गया, अमेज़ॉन पे मैं चला गया, अलीबाबा पे चला गया, मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ। अब वो मुझे कहते हैं कि भाई पैसे दें, तो पेमेंट मेथड में सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रेडिट कार्ड। तो जब मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि आपने आपने जो है वो, लेट मी शो यू, एक एग्जांपल लेते हैं सामने और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी ओपन दैट सम काइंड ऑफ पेज, लेट मी, और फिर उसके बाद जो है उस पर गुफ्तगू करते हैं। चलें जी, आवाज़ सही आ रही है मेरी? ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। सो आई रैंडमली एडिट समथिंग इन द कार्ट, और पेमेंट मेथड के ऊपर अब मैं आ गया हूँ। इससे पहले एड्रेस वगैरह पूछ रहा था, वो मैंने कर दिया। अच्छा, यू कैन सी के यू कैन डायरेक्टली पे थ्रू इजी पैसा वगैरह। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्रेडिट कार्ड स्लैश डेबिट कार्ड फर्स्ट, कि हाउ डज इट पे। सो these are the things which are needed in order to get your money sent through online credit card या डेबिट कार्ड। मदनलाल लेन का पहले से ही नाम CVV कह रहे थे कि वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो ओके, जुबैर अंसारी, ओके, नो इशू। वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट मेथड्स। सो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? कार्ड नंबर यूजुअली 16 डिजिट का होता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कार्ड नंबर होगा आपका नेम होगा जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, एक्सपायरेशन डेट होगी, और CVV। ये चार चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपके कार्ड में पैसे भी होने चाहिए, स्पेशली डेबिट कार्ड के अंदर, तब जाके जो है वो आप इसको पे कर सकते हैं। तो आप ये चार चीज़ें अगर लिखेंगे तो आपके कार्ड में से उतने पैसे कट हो जाएंगे। अब इशू सुनिएगा, इशू ये है कि दोबारा स्लाइड के ऊपर मैं आता हूँ। Here. So what was the major difference when we paid through debit card in a store and when we are paying through is debit card online? So the main difference is that कि
the online merchants never see the actual card being used. They don't know if the card is actual or not. Maybe I have memorized all of my things and my card is no longer available to me. Maybe वो चोरी हो गया है या वो डिस्ट्रॉय हो गया है या मुझसे गुम हो गया है, वट एवर. इन स्टोर जाकर आप इस तरह से नहीं कर सकते परचेजेस कि भाई अच्छा अगर आपको नंबर याद है तो वो बता दें. नो, यू वुड हैव टू एक्चुअली होल्ड द कार्ड. बट इन ऑनलाइन मर्चेंट को ये नहीं पता होता कि वाकई एक्चुअली कार्ड यूज़ हो रहा है या फिर बंदे ने सिर्फ किसी के कार्ड से देख कर वो नंबर्स नोट कर लिए हैं. एंड दिस इज़ अ फ्रॉडुलेंट स्कैम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये डिसएडवांटेज है इसका. आई एम जस्ट सेइंग कि एक ये फ़र्क है. नो कार्ड इम्प्रेशन इज टैकिंग. आपको कभी ये नहीं कहा जाता कि कार्ड की तस्वीर लेकर भी आप अपलोड करें साथ साथ. एंड नो सिग्नेचर इज़ अवेलेबल. और कोई सिग्नेचर भी नहीं ली जाती. जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि वो एक पर्ची अपने पास रखते हैं इन स्टोर. अगर आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड से ख़रीदें तो वो एक पर्ची सी देते हैं, उस पर आपकी साइन करवाते हैं और एक पर्ची आपको दे देते हैं. आपकी मर्ज़ी आप उस पर साइन करें या ना करें, लेकिन वो जो अपने पास पर्ची रखते हैं उस पर वो साइन करवाते हैं. सो व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज़ कि ऐसा हुआ करता था. अब शायद वो पर्ची वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया है. वो ऑनलाइन डायरेक्ट ही पैसे उनके पास आ जाते हैं एंड इंस्टेंटली वो अगर पैसे उनको नज़र आ जाते हैं अपने अकाउंट में तो ऑब्वियसली पर्ची की कोई नीड रहती नहीं है. So the major difference being that online merchants never see the actual card being used, no card impression is taken and no signature is available. So if you don't know already, you should know now that your credit card is not actually just a credit card. The numbers are very important on that. If I have the numbers of anyone's credit card, I can buy online. ऑनलाइन उसकी कार्ड से ख़रीदारी कर सकता हूँ, बेशक मेरे पास वो कार्ड ना हो. कि भाई मैंने अपने किसी फ्रेंड का या मैंने किसी जानने वाले का या किसी का भी कार्ड मैंने देख लिया, वो वॉलेट में रख रहा था, मुझे नंबर याद रह गए उसके, कि या उसने मुझे कहा था कि यार ये वॉलेट पकड़ना है. कोई भी काम हो सकता है. या हूँ ही मैं चोर, लेट सपोज कि मेरा काम ही यही है कि मैं लोगों के वॉलेट चोरी करके उनके नंबर देख कर याद करके और फिर मैं उनको वापस कर देता हूँ कि भाई आपका गिर गया. सो अगर आपके कार्ड के नंबर किसी को याद हो जाएं, राइट, या फिर आपके कार्ड की इम्प्रेशन लेकर आपने अपलोड कर दिए कहीं पर, तो उस सिचुएशन में आपको जो है वो कार्ड से ख़रीदारी की जा सकती है. लाइक यू सी हेयर कि ये चारों चीज़ें जो यहाँ पर मांगी गई हैं ना दराज ने, ये चारों चीज़ें कार्ड के ऊपर लिखी हुई होती हैं. सो कार्ड बेशक ना हो आपके पास, आप उससे ख़रीदारी फिर भी कर सकते हैं इफ़ दे दोज नंबर्स आर मैचिंग. ठीक है. सो बिवेयर, अगर इस तरह की कोई भी स्कीम या कोई भी इस तरह का स्कैम अगर आपके साथ जो है वो किया जाने की कोशिश करता है कोई, क्रेडिट कार्ड की तस्वीर आगे और पीछे से कभी नहीं दें. CVV पीछे लिखा हुआ होता है और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन आगे लिखी हुई होती हैं. सो नेवरदलेस कार्ड की इमेज लेनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज वी नो कि आवर डाटा कैन गेट कॉम्प्रोमाइज. अगर आपकी कार्ड की तस्वीर कहीं आपके मोबाइल वगैरह में भी स्टोर हुई है तो दैट कैन गेट अ लिटिल अलार्मिंग. आई एम नॉट श्योर वट आर यू ट्राइंग टू से. आपने रेज हैंड भी किया है, मैं थोड़ा सा आपकी बात सुन लूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. आपने रेज हैंड किया था, आपने फिर नीचे कर दिया. ज़ुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शुड आई अनम्यूट यू? ओके, ऑल राइट, यस प्लीज़ गो ऑन. जी आ रही है काफ़ी कम, कोशिश करें बोलने की. आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही सही से, क्लियर नहीं आ पा रही. अभी आ रही? जी हाँ, आप क्लियर हुई है. सर वो जो हमारे पास नोई और कस्टमर की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, तो अगर क्रेडिट कार्ड से कोई एक बंदा परचेस भी करता है, लेकिन अब वो जो जिस अकाउंट से वो परचेसिंग कर रहा है, अब उसके थ्रू जाके हम फर्दर वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये जो कस्टमर के पास से क्रेडिट कार्ड लॉगिन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुई है, उसका फिर पूरा ब्लॉकचेन हम उसको मतलब चेक कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं. यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट. ये काम किया जा सकता है ज़ुबैर, यू आर राइट. लेकिन सी कि ये काम करना एक बहुत बड़ा हेडेक है ना. आप सही कह रहे हैं, इस तरह तो हर तरह के फ्रॉड में आप लोगों को पकड़ सकते हैं, बट द इशू इज़ कि वो आपके साथ फ्रॉड होता है और आपको पहले तो उसका जहनी वो लेना पड़ता है कि भाई मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया और मेरे पैसे चले गए, अब पता नहीं रिकवर हो सकेंगे या नहीं. और फिर आप जगह जगहों के चक्कर काटते हैं, आप जाके बैंक्स जाते हैं और फिर वहाँ के फिर आप उनसे मालूम करते हैं अच्छा ये किसने ख़रीदी थी. पता लगता है वहाँ पर भी उस बंदे ने अपना कोई डमी नाम दिया हुआ था, ओरिजिनल नाम नहीं था.
फिर आप सीसीटीवी फुटेजेस के ऊपर जाते हैं कि अच्छा यार नाम तो उसने गलत दे दिया था वहाँ पर, लेकिन देखते हैं, क्योंकि अगर आप इन स्टोर से कोई परचेज़ कर रहे हैं, लेट सपोज ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या बल्कि ठीक है हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो व्हाट आर द चांसेस कि आपके ऑनलाइन अकाउंट्स जो हैं वो वेरीफाइड है? वो तो वेरीफाइड नहीं है इतने ज़्यादा। मैं अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी नंबर का कोई नंबर उस पर दे दूँगा। अब वो नंबर किस नाम पर रजिस्टर है, फिर मैं उस पर चला जाऊँ, तो यू सी कि ये बहुत ज़्यादा एक लंबी कहानी है, जिसके ऊपर जाने से पहले बेहतर ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन हो ही ना। सो इट इज़ वेरी 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 गुड कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन कोई नहीं होती है आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर से, अगर होती है तो ऑब्वियसली आप उसको पकड़ सकते हैं। बहुत लंबा एक प्रोसीजर होगा, 90% चांसेस है कि आप उसको पकड़ सकें, बट द इशू इज़ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वो एक रिस्क रह जाता है कि अगर आपकी ये चीज़ें अवेलेबल हैं दूसरे शख्स को, तो फिर वो जो है वो उससे क्या कहते हैं ख़रीदारी वगैरह कर सकता है। So, coming back to our discussion, the merchant faces the risk that the transaction may be disallowed and reversed. ये भी मर्चेंट के साथ इशू है। मर्चेंट के साथ ये इशू भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन आपके रिवर्स हो जाए। अच्छा, इस बात पे आने से पहले अभी ज़ुबैर की बात से ही मुझे एक याद आया कि आपकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ज़्यादातर अगर एक लिमिट होती है, आई एम नॉट श्योर कि वो लिमिट वेरी करती है अकाउंट टू अकाउंट, या मे बी वो बैंक वालों को ही पता है कि क्या लिमिट होती है, बट अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर की शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको कॉल आती है बैंक की तरफ से कि ये आपके क्रेडिट कार्ड से इतनी या डेबिट कार्ड से इतने की शॉपिंग हुई है, ये आपने ही की है, या मे बी आपका जो कार्ड है वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, राइट। सो कॉल्स आती हैं आपके पास भी, मे बी कुछ टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कुछ औकात कि मैं शॉपिंग कर रहा होता हूँ और अमाउंट थोड़ा सा आई थिंक 25 से अगर एक्सीड कर जाता है ना, तो फिर कॉल आती है कि आपकी बैंक से जो है वो इतने की ट्रांजैक्शन हुई है। कभी कभार तो 5-10 हज़ार के ऊपर भी मुझे कॉल आ जाती है, बट कभी 15 हज़ार पर भी नहीं आती, कभी 20 हज़ार पर भी नहीं आती, लेकिन ये कि एक सर्टेन लिमिट होती है, उसके ऊपर फिर वो कॉल करके आपसे पूछते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक आपको जो है कन्फर्मेशन हो जाती है, राइट। सो यस, तो जिस तरह सकलाइन कह रहे हैं कि उनके भी जानने वाले को आती है इस तरह की कॉल, सो वो कंफर्मेशन अगर हो जाए तो दैट्स ओके, लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं हो पाती है तो वो ट्रांजैक्शन रिवर्स भी हो सकती है। अब ये बात सुने ज़रा कि ट्रांजैक्शन रिवर्स कैसे होती है। सिर्फ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक बात कर लेता हूँ, फंड्स ट्रांसफ़र की बात करता हूँ मैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन वगैरह पर आते हैं। आपके पास दो बैंक अकाउंट्स हैं, या फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी दोस्त को पैसे भेज रहा हूँ वेब बैंकिंग के थ्रू मैं भेज रहा हूँ, मैंने वेब बैंकिंग लॉगिन की, मैंने अपना सारा वो डाटा वगैरह डाला उसके अंदर, और उसके बाद उसको पैसे जो है वो दूसरे शख्स को भेज दिए। दूसरा शख्स 10 मिनट तक इंतज़ार करता रहता है, उसके बाद पैसे नहीं आते। वो एक दिन पूरा इंतज़ार कर लेता है, उसके पास पैसे नहीं आते। वो उठाता है, कॉल मिलाता है कि यार फलां बंदे ने इतने पैसे भेजे थे, वो गए नहीं, अभी आए नहीं अभी तक मेरे पास। तो अब यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अब जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ मैं जिसने भेजे हैं पैसे, मैं ये कहूँ कि यार वो मैंने पैसे भेजे नहीं थे, ओके नहीं किया था, लेकिन आपने फिर भी काट दिए पैसे और अगले के पास आए भी नहीं है। मेरे पास OTP आया था, मैंने वो OTP नहीं डाला था, फिर भी मेरे पैसे कट चुके थे उस वक्त तक, फिर मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया, अब मेरे पास वो पैसे ही नहीं है, ना अगले के पास गए। तो जब ये इस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट होता है ना, तो इस तरह के डिस्प्यूट से हमेशा सोल्यूशन यही होता है, 99% ऑफ द टाइम बैंक्स यही सोल्यूशन फराहम करती हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दी जाए। यानी मैं ज़ुबैर हूँ, मैंने अहमद को पैसे भेजने, मैंने अहमद को भेजे, लेकिन मैं भी पूरी तरीके से नहीं भेज सका, मेरे अकाउंट से कट गए और ना अहमद तक पहुँचे। और 3 दिन बाद जब इसका सोल्यूशन निकलता है, तो बैंक्स अक्सर यही सोल्यूशन निकालती हैं कि उस ट्रांजैक्शन को वो रिवर्स कर देंगी, यानी कि 20,000 मैंने भेजने थे, 20,000 के 20,000 मेरे पास आ जाएंगे वापस, यानी कि वो दोबारा ज़ीरो पर आ गया। मैं अब दोबारा से भेजूँ, जो कि अब एक मुझे रिस्की काम लग रहा है काफ़ी, ठीक है। यही चीज़ तब होती है जब आप किसी के साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं, आप दराज वगैरह से अगर शॉपिंग कर रहे हैं, आप उनको पे करते हैं, पता लगता है आपके पेमेंट में कोई इशू था, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट गए, राइट, और मर्चेंट के अकाउंट में भी पहुंच गए। लेकिन होता ये है कि कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, आपने ये कहा कि सर मैंने ये OTP वगैरह नहीं डाला था, ये मेरे पैसे इसी तरह से कट गए हैं, मैंने आपको ओके नहीं किया था, मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया था, मेरा इंटरनेट चला गया था। कोई भी आप कहानी कर सकते हैं उनके साथ, और आप कहें कि बिकॉज यू आर द कस्टमर ऑफ द बैंक, आपका अकाउंट है उनके पास, सो दे विल प्रेफर यू एज वेल, नॉट जस्ट द मर्चेंट। सो
आप ये कहें कि ठीक है वो पैसे जो थे वो गलत मेरे कट गए थे, तो अब आप जो है वो रिवर्स कर दें। अब जब वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है तो आपके पास अपने पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन अब मर्चेंट के लिए सर का दर्द ये है कि वो आपकी चीज़ शिप कर चुका है, ठीक है। सो अब ये जब इशू आ जाता है तो ये भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की वजह से ही इशू आता है, क्योंकि एक्चुअल कार्ड यूज़ नहीं हुआ, एक्चुअल सिग्नेचर आपकी कहीं पर मौजूद नहीं है। अगर आप फिजिकली इन स्टोर से परचेस करते तो आप ऑब्वियसली आप अपनी सिग्नेचर वगैरह करते और आपकी मौजूदगी होती वहाँ पे, एक ज़ाहिर होती कि ठीक है आपने ये चीज़ ख़रीदी है अपने अपने क्या कहते हैं होशो हवास में। बट इन ऑनलाइन आप कोई भी बहाना बना सकते हैं, आप कहें कि मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था, मेरे साथ ये इशू हो गया था, आपकी एप्लीकेशन सही नहीं चलती, आपका सिस्टम सही नहीं चलता, इस वजह से ये हो गया, आपने बटन गलत जगह रखे हुए हैं, वॉट एवर द इशू माइट बी। So the merchant faces the risk that the transaction may be disallowed and reversed even though he has already shipped the goods or the user has downloaded a digital product. So digital product में तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकता है। शिपिंग तक तो चलें सही है, उसने शिप कर दिया, अब वो चलें उसकी तरफ से चला गया, उसको पैसे भी ना मिले, लेकिन अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो आपने डाउनलोड भी कर लिया और पैसे भी नहीं गए अभी तक। पैसे जाने में 10 मिनट लगे लेकिन डाउनलोडिंग में 5 मिनट लग गए आपको, आपने डाउनलोड कर लिया और फिर ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई। सो मर्चेंट्स के लिए ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में काफ़ी ज़्यादा रिस्क्स जो हैं वो होते हैं। राइट। सो अब मेरा आपसे एक सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं भी दे सकता हूँ लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप दें, और मेरी जो अपनी समझ है उसके मुताबिक शायद मेरे जहन में शायद वो चीज़ सही ना हो। मास्टर कार्ड, वीज़ा, एक और भी होता है आई थिंक यूनियन पे, ये क्या कंपनीज हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करती हैं ये? वीज़ा कंपनी क्या करती है, मास्टर कार्ड क्या करती है? ओके बाकी भी आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स के वो इसका जवाब दे दें लिख के, फिर मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, वरना आपकी आवाज़ फिर सब तक चली जाएगी और सबके जवाब मेरे तक मुझ तक नहीं आ सकेंगे। लेकिन लेट हो गए ना आप मदन लाल, अब मैंने पूछ लिया पहले। मदन लाल कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। ठीक है जी, ज़ुबैर रेज हैंड करें ज़रा अगर आप अब भी अवेलेबल हैं, तो मेरे पास कुछ जवाब आ गए हैं। और ठीक है बताएं ज़रा आप क्या बोलना चाह रहे थे। आपकी आवाज़ में फिर कोई मसला हो गया है, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगी लोकेशन। आ रही है सर आवाज जी मेरी? जी हाँ अब क्लियर है। ओके आई थिंक आप ये तो डिस्कनेक्ट हो गए, आपने म्यूट कर दिया। सर अभी आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आ रही है, अब बोलें। हेलो। जी जी आ रही है आवाज़, बोलें। जी सर, डेबिट कार्ड में सर हमारा जो कार्ड होता है एक्चुअली उस कार्ड की कोई अपनी एक वैल्यू नहीं होती, मतलब उसके अंदर कोई क्रेडिट्स नहीं होते। डेबिट कार्ड हमारे किसी एक अकाउंट के साथ लिंक हो रहा होता है और वो डेबिट कार्ड उस अकाउंट से पैसे लेके आगे जिसको भी हमें ट्रांजेक्शन करनी हो ठीक उसको है। फॉरवर्ड कर रहा होता है, मतलब एक मिडल मैन काम कर रहा होता है डेबिट कार्ड। वीज़ा की बात आप कर रहे हैं? जी, मतलब लेट्स सपोज सर मेरा मेरा एक हबीबी का अकाउंट है, उसमें मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। अब हम्म मेरा उस अकाउंट मैंने डेबिट कार्ड बना लिया, अब जो मैं जब अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो हम्म। वो मेरा कार्ड क्या कर रहा है, मेरे अकाउंट से पैसे लेके मर्चेंट को दे रहा है, सही मतलब है। आगे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। जब वीजा में सर ये होता है कि वो हमारी मतलब कि एक कंप्लीटली उसकी एक अमाउंट होती है, एक हाँ। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। और यूनियन पे सर हमारे पास एक ऑनलाइन हम यूं कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी है जो कि हाँ ट्रांसैक्शन को मैनेज करती है, जैसे हमारे पास पेपाल है। अब एग्जैक्टली। पेपाल हमारे पास कार्डलेस है। पेपाल को अगर हम कंपैरिजन करें एक बिल्कुल कार्डलेस कंपनी के साथ, तो मेरा पास हमारे पास वो यूनियन पे कह सकते हैं। सही है सही है। वैसे यूनियन पे के भी डेबिट कार्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चलें अभी मैं आपकी आपकी बात को भी डिस्कस करता हूँ और बाकी कमेंट्स जो आए मैं उनको भी डिस्कस करता हूँ। सो अच्छा मदन लाल का भी जवाब आया। सो लेट्स स्टार्ट विथ चलें ज़ुबैर की वो जो बात थी उससे ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बात फिर भूलना चाहे हमें, बाकी सब चीज़ें तो लिखी हुई हैं। वो ये कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड जो होता है एक्चुअली उसके अंदर क्रेडिट नहीं होता है, बल्कि आपको अगर पेमेंट करनी है तो वो कार्ड सिर्फ एक मिडल मैन का काम कर रहा होता है कि आपके बैंक में जो पैसे हैं वो लाकर एक मर्चेंट को दे दें।
वो कार्ड वो काम करेगा। उसके अलावा आप बेशक मर्चेंट को बोलते रहें कि मेरा उस बैंक में अकाउंट है निकलवा लो, वो ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता। इसी तरह मर्चेंट भी आपको ये नहीं कह सकता कि ठीक है आपका अकाउंट है मैं उसमें से निकलवा दूंगा। कार्ड एक वो ट्रांजैक्शन होती है, वो एक प्रेजेंस होती है जिसके थ्रू आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, शुएब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में यूज़ होता है वर्चुअल पेमेंट्स के लिए। वर्चुअल पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं। वैसे वर्चुअल पेमेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स, बट माय क्वेश्चन इज़ आई थिंक इज़ स्टिल इंटैक्ट के व्हाट डज देन मास्टर कार्ड डू। इंटरनेशनल कार्ड्स होते हैं, आगा मुर्तज़ा कह रहे हैं कि ये दोनों इंटरनेशनल कार्ड्स होते हैं। इंटरनेशनल होते ही हैं, तकरीबन सभी अब इंटरनेशनल कार्ड्स ही होते हैं। देयर आर वेरी लेस नेशनल कार्ड्स, सो बट ओके इट्स अ गुड इंसाइट कि ठीक है ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेमेंट करने में भी काम आ सकते हैं। यस शुएब, ये भी नॉर्मल डेबिट कार्ड की तरह होते हैं, तो हाउ कैन वी से कि व्हाट काइंड ऑफ अ कार्ड समथिंग इज। सो मदन लाल ने गूगल को कोट किया है, उन्होंने सर्चिंग करके और मुझे ये बताया है। उनका ये कहना है कि वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आर द टू लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशंस and UnionPay is a multinational joint stock financial services organization. To a layman, to people like us who are just merely a student of e-commerce, just the course of e-commerce, not the course of business, not the degree of business management. So to a layman like us, all these three companies, especially these three companies, इसके अलावा भी I think PayPal वगैरह भी exist करती हैं, but all these three companies are basically credit card organization companies. ठीक है, हाँ ठीक है ज़ुबैर अंसारी, आपका जो ये वाला कमेंट है इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बाद में बात करता हूँ। सो व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़ दिस, एंड दिस इज़ हाउ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड वर्क्स, that you go to the bank and the banks will say कि okay now we are saving your money, आपके पैसे हम रखेंगे अपने पास, वो महफूज रहेंगे। आपको अगर निकलवाना हो तो एक तरह से ऐसे समझें कि वो कहें अगर आपको ये कहे बैंक कि अगर आपको निकलवाना हो तो फिर आप खुद ही आइएगा, आपकी शक्ल देखेंगे हम, आप वही बंदे हैं या नहीं, और फिर हम आपको जितने पैसे आप कहेंगे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट। तो मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपको याद है, आपको मेरी शक्ल याद है, मैं आपके पास 20,000 रुपये रखवा कर गया था, अब उसमें से 10,000 मुझे दे दें। तो वो कहते हैं हाँ हमें याद है, आपको 10,000 रुपये दे देते हैं वो। बट ऑब्वियसली इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो बैंक्स क्या करती हैं, बैंक्स कुछ तरीके अपनाती हैं, और बैंक्स ये कहती हैं कि हम हर किसी को याद नहीं रख सकते, हम हर किसी की सिग्नेचर अपने पास सेव कर लेते हैं। तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने सिग्नेचर सेव कर दी, और फिर ये कहा कि जब आप आएंगे तो आप बस हमें अपनी सिग्नेचर करके दिखा दीजिएगा, और जितने आपके पैसे होंगे हमारे पास हम दे देंगे। तो मैं उनके पास जाता हूँ, मैं अपनी सिग्नेचर करके उनको दिखाता हूँ, वो कहते हैं कि अच्छा इस सिग्नेचर वाला, इस सिग्नेचर के अगेंस्ट तो हमारे पास 20,000 रखे हुए हैं, तो इस सिग्नेचर वाले को हमने 10,000 देने। अगर मैं कहता हूँ 10,000 तो वो मुझे 10,000 दे देते हैं। फिर इसको थोड़ा सा और उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं आप सिर्फ सिग्नेचर पर नहीं चलें, बल्कि आप एक कोरे कागज़ पे नहीं लिख के दें, बल्कि हम खुद आपको वो कागज़ देंगे जिसके ऊपर आपने ये चीज़ लिखनी है, जिसको हम चेक बुक कहते हैं। तो वो अपनी प्रिंटेड एक चेक बुक मुझे दे देते हैं और कहते हैं कि भाई ये है वो चेक बुक, इसके ऊपर आप लिख कर देंगे अपनी साइन और अमाउंट कि भाई कितना आपको चाहिए। अब फिर वो थोड़ा सा और इवॉल्व हो गई चेक बुक, और उस चेक बुक के ऊपर फिर ये हो गया कि साइन और अमाउंट इंपॉर्टेंट है, और चेक बुक का वो पेपर इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम लिखा हुआ होगा उसको हम पैसे दे देंगे, चाहे वो कोई भी शख्स हो। थोड़ा सा और इवॉल्व हो गया। फिर जो एवोल्यूशन आई वो आई अब एटीएम कार्ड की। ठीक है, अब एटीएम कार्ड की जो एवोल्यूशन आई, एटीएम कार्ड ने ये कहा कि बजाय इसके कि यूज़र आए वो एक पर्चा लेके और उसको वो साइन करके दे और वो फिर लाइन में लगे और फिर उसको हम पैसे दें उसके, वो क्यों ना एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन के पास चला जाए, एटीएम के पास चला जाए, और वो बस वो कार्ड हमें दिखाए और उस कार्ड के एवज हम पैसे दे दें। अब यहाँ पर इशू ये हुआ कि या तो बैंक वो कार्ड खुद इशू करें, ठीक है, बैंक्स वो कार्ड खुद इशू करें। अगर वो कार्ड बैंक्स खुद इशू करती हैं, भाई अभी बैंक कहता है कि भाई हमारा कार्ड है,
तो अगर वो खुद इशू कर रही हैं तो एक बात जिस तरह से मैं लेकर चला हूँ शुरू से आखिर तक, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वो बैंक जो हबीब बैंक वो कार्ड इशू कर रही है तो इसका मतलब है हबीब बैंक यही कहेगी कि ये कार्ड लाकर आप हमारे टेलर मशीन को दिखाना तो आपको पैसे दे देंगे। लेकिन आपको खुद अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं होता, दुनिया की हर जगह पर आप एटीएम को यूज़ कर रहे होते हैं। आप सिर्फ हबीब बैंक के एटीएम को यूज़ नहीं करते, उसी ब्रांच के एटीएम को यूज़ नहीं करते, आप किसी भी एटीएम में चले जाते हैं और वहाँ पर आप पैसे निकलवा लेते हैं। तो अब हुआ क्या है, इन सब बैंक्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली आपके कार्ड को हर जगह पर एक्सेसिबिलिटी देने के लिए बैंक्स ने ये कहा कि नहीं, हम खुद अपने कार्ड नहीं बनाएंगे। अगर हम अपने कार्ड बनाने लग गए तो फिर वो हमारे हम ही उसकी ज़िम्मेदारी ले सकता है कि भाई हमारे एटीएम में चलेंगे, उसके अलावा कहीं से पैसे जाते हैं तो फिर हमारा कोई गर्ज नहीं है। तो इस वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हुई जिसमें आप वीज़ा को लेते हैं और मास्टर कार्ड को लेते हैं। और उन ऑर्गेनाइजेशंस का काम ऑन द बेसिस इतना ही है, ऑब्वियसली कुछ हायर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसमें, जिस तरह से अभी मदन लाल ने कुछ कोट किया। बेसिक आइडिया ये है कि मास्टर कार्ड ये कहता है, मास्टर कार्ड एक बंदा है और वो आता है हबीब बैंक को ये कहता है कि भाई आप हमारी सर्विस लें, हम एक मिडल मैन का काम करेंगे, आप यूज़र को कार्ड इशू करें और मशीन्स आपकी जितनी भी होंगी हर मशीन के ऊपर वो कार्ड एक्सेसिबल हो सकेगा आपका। तो हबीब बैंक वाला कहता है वो तो ऑलरेडी एक्सेसिबल है मेरा, आपका क्या काम है। तो अब मास्टर कार्ड कहता है कि नहीं, सिर्फ आपके कार्ड आपके एटीएम में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के सारे एटीएम के अंदर वो उस कार्ड को एक्सेस कर सकेगा, आपके बैंक को एक्सेस कर सकेगा। तो हबीब बैंक वाले कहते हैं ओके, इससे बिज़नेस अच्छा बढ़ेगा। तो हबीब बैंक को वो क्या कहता है, मास्टर कार्ड ये कहता है कि आपको बस इतना करना है कि अपना सारा डाटा मुझे देना है, यानी कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका एक्सेस मेरे पास भी हो। ठीक है, आप मुझे उसका एक्सेस दे दें, मैं उसको मैनिपुलेट कर सकूं। इसी तरह दूसरी बैंक्स भी उसको कहती हैं, यानी मास्टर कार्ड के थ्रू मास्टर कार्ड को दूसरी बैंक्स भी ये कहती हैं कि ठीक है आपके पास एक्सेस है। अब मास्टर कार्ड हबीब बैंक के कार्ड्स भी इशू कर रहा है, हबीब मेट्रो के कार्ड्स भी इशू कर रहा है, समिट बैंक के कार्ड्स भी इशू कर रहा है, वो सबके कार्ड्स इशू कर रहा है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब होगा क्या कि वो कार्ड हर एटीएम में चलना शुरू हो जाएंगे, हर उस एटीएम में चलेंगे जिसकी कम्युनिकेशन पूरी बैंकिंग सिस्टम के साथ है। ठीक है, यही काम वीज़ा के साथ होता है। ये तो मैं सिर्फ आपको भी एटीएम लेवल पर लेकर आया हूँ। अब आगे चलते हैं ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर। तो ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर जिस तरह से अभी हमने देखा कि क्योंकि एक एक्चुअल कार्ड शो नहीं हो रहा, सिर्फ कार्ड के क्रेडेंशियल्स शो हो रहे हैं, यानी कि वो भी सिर्फ लिखे जा रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्यूट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से एटीएम सिचुएशन के अंदर या किसी और तरह के इन स्टोर परचेजेस के अंदर कभी भी आप पर लिमिट नहीं लगाई जाती। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, कोई भी स्टोर आपको ये नहीं कहता, बहुत कम ऐसे हैं जो कहते हैं, लेकिन कोई भी स्टोर आपको ये नहीं कहता कि आपके पास अगर वीज़ा का डेबिट कार्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं। कोई भी पेट्रोल पंप वाला आपको ये नहीं कहता कि आपके पास मास्टर कार्ड का एटीएम कार्ड है तब आप पेमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में चले जाते हैं तो अभी मैंने आपको एक पेज खोल के दिखाया, आपके सामने मैं दोबारा वो रखता हूँ अगर वो दोबारा एक्सेसिबल है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये 2 होने चाहिए। आपके पास यूनियन पे का है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारी गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इश्यूज ज़्यादा होने वाले हैं, राइट, क्योंकि एक्चुअल कार्ड अवेलेबल नहीं है, पैसे कट सकते हैं। तो अगर एक्चुअल कार्ड अवेलेबल नहीं है और पैसे कट सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ उसी के कार्ड एक्सेसिबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे जिससे हमारा MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिनको हमने अपना डाटा दिया है और उन्होंने गारंटी दी है कि आप लोगों का डाटा कहीं नहीं जाएगा, और जो बंदा आकर अपने बैंक की डिटेल्स देगा उसके पैसे लाजमी तौर पर आपसे निकलकर मर्चेंट तक चले जाएंगे। डिस्प्यूट अगर होता भी है तो वो रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि मिडल में नहीं किए, मास्टर कार्ड है या वीज़ा है। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल बिजनेस मॉडल है वीज़ा का या फिर मास्टर कार्ड का या फिर यूनियन पे का, वन लिंक का, पेपाक का, ये इनके बिजनेस मॉडल्स हैं। तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड की तरफ अगर हम आते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ अ डेबिट कार्ड की तरफ हम आते हैं, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द थिंग ऑन योर कार्ड, दैट द इमेज ऑन योर कार्ड मैचेस द इमेज ऑन योर सिस्टम ओवर हेयर। आपके पास यूनियन पे का कार्ड है सिर्फ, कोई आप उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते उससे शॉपिंग,
स्पेसिफिकली इस पेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास मास्टर कार्ड है, ओके यू कैन डू दैट। आपके पास वीज़ा है, ओके यू कैन डू दैट। आपके पास पे पा के आप नहीं कर सकते, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत से कार्ड्स के ऊपर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 या 3 होते हैं ऑलरेडी अवेलेबल, राइट। तो ये चीज़ भी ज़रा गौर कीजिए इसके ऊपर भी कि बैंक्स या जिस तरह दराज भी अगर आपने आपको लिमिट कर लिया कि सिर्फ वीज़ा के कार्ड्स एक्सेसिबल हैं, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इनके। वो कहते हैं कि सिर्फ यूनियन पे के अवेलेबल, नो, सबके अवेलेबल करें। अगर सबके अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को आप काट रहे हैं। और बैंक्स भी यही करती हैं कि बैंक अगर ये कहते हैं कि भाई सिर्फ वीज़ा का कार्ड है, इसके अलावा और कोई कार्ड नहीं है, राइट, तो वो वीज़ा के लिए तो एक्सेसिबल होगा, बाकी मुख्तलिफ तरह की हज़ारों चीज़ें होती हैं जिसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो अच्छा, ज़ुबैर अंसारी का ये कमेंट आया था आखिर में, जो कि मैं कह रहा थोड़ा सा इररिलेवेंट साइज़ के ऊपर आखिर में बात करूँगा। वो ये कि ही वाज सेइंग कि दैट्स व्हाई इजी पैसा अलाउ देयर कस्टमर टू ओनली डेबिट कार्ड, दे डोंट इशू क्रेडिट कार्ड टू इट्स यूजर। So because EasyPaisa is a micro transaction company, I think most of you already know कि EasyPaisa is a banking application of Talon or microfinance bank. So इसी तरह Jazz Cash is a banking application of Jazz Cash Bank, I think उसका नाम है Jazz Bank, yes Jazz Bank. So ये जो बैंक्स हैं इनकी ये माइक्रो ट्रांजेक्शन की एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो माइक्रो ट्रांजेक्शन या मिनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये हमेशा डेबिट के ऊपर ही चलती हैं, क्रेडिट के ऊपर नहीं चलती। इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है और इनकी लिमिटेशंस होती हैं। इवन अगर आप इजी पैसा पर चले जाएं तो आई थिंक उनकी कोई 5 lakhs की लिमिट है, आई थिंक पर मंथ है या पर वीक है। आप उतने की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अगर आपने 2-4 बंदों को 50,000 इसको भेज दिए, 50,000 वहाँ से आ गए, 40,000 उसको भेज दिया, आपने 5 लाख तक आप आ गए, तो फिर आप पूरा महीना चुप करके बैठ जाएं, आप इसी पैसा से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो माइक्रो ट्रांजेक्शन हैं और वो सिर्फ डेबिट के ऊपर काम करती हैं, क्रेडिट के ऊपर बहुत कम काम करती हैं। क्रेडिट के ऊपर काम कर सकती हैं लेकिन वो भी सिर्फ अभी तक मोबाइल वॉलेट के ऊपर आया है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है वो अभी तक नहीं आ सके हैं। यानी कि आप क्रेडिट ले सकते हैं इजी पैसा के अंदर भी, जैज़ कैश के अंदर भी, बट आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, उनके डेबिट कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपको अंदाज़ा हो तो उनके डेबिट कार्ड्स लाजमी तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं आजकल, जैज़ कैश या यू पैसा वगैरह के। मदन लाल इज सेइंग कि कैन वी से बोथ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड हैव स्टैंडर्ड्स, traditions and their own brand identity? Yes, these are both different things. Mastercard is a different thing, Visa is a different thing. We cannot see it as that because we are seeing both of these things, or maybe all three of these things combined everywhere. हर जगह हम इनको combined देखते हैं, बट हम थोड़ा सा अपने विजन को अगर ब्रॉड करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा की एग्जांपल लेते हैं, आप कनाडा में चले जाएं तो वहाँ पर आई थिंक सिर्फ मास्टर कार्ड चलता है, वहाँ पर वीज़ा नहीं चलता, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, या यूनियन पे नहीं चलता। इसी तरह 2-4 कंपनीज और भी होंगी, आपने इनके नाम सुने, 2-4 कंपनीज और भी होंगी जो कि पूरी दुनिया में चलती हैं, पाकिस्तान में नहीं चलती, राइट। तो हर कंपनीज अलग अलग हैं। सो अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, लेट्स सपोज आप कनाडा जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ मास्टर कार्ड चल रहा है, वीज़ा नहीं चल रहा है, तो आपको फ़ायदा हो गया ना कि आपके पास ऐसा कार्ड है जो कि वीज़ा भी था और मास्टर कार्ड भी था। अगर वो सिर्फ वीज़ा होता तो इशू हो जाता। तो दो अलग अलग कंपनीज़ हैं, अगर दोनों एक ही कंपनीज़ होती हैं या दोनों एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं या बिल्कुल सेम चीज़ें होती, तो फिर ऑब्वियसली एक कंट्री में अगर एक चीज़ अवेलेबल है तो फिर दूसरी भी साथ ही साथ हो जाती, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों की अलग अलग ब्रांड आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो देर आर 5 parties involved in an online credit card purchase. 5 parties, not just 2 parties, which is usually in an in-store exchanging hands. अगर पैसे आपको देने, आप पैसे देते हैं और अगला आपको कुछ कोई चीज़ दे देता है, यू सी कि यहाँ पर सिर्फ दो लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, जिसको आप गवर्नमेंट कह लें कि भाई जिसने करेंसी इशू की है। 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक बंदा वो जिसने करेंसी इशू की है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक बंदा वो जो कि ख़रीदारी कर रहा है और एक बंदा वो जिससे ख़रीदा जा रहा है, 3 लोग। But in an online credit card transaction, there are 5 parties involved. Consumer, who is actually paying the amount. Merchant, who is supposed to get the payment of that purchase. Clearing house,
and this clearing house is actually your Visa and MasterCard and whatnot. Merchant bank and consumers card issuing bank. मर्चेंट बैंक को समटाइम्स वी कॉल्ड अक्वायरिंग बैंक के पैसा अक्वायर किसने करना है. सो दिस इज द इमेज ऑफ हाउ द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू बी. आई एम गोइंग टू गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दिस सिनेरियो इज एक्चुअली वर्किंग. राइट, आई थिंक एवरीवन विल फॉलो नाउ कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो अगर हम नीचे देखें तो दिस इज द कंज्यूमर, दिस इज द कंज्यूमर, ठीक है. दिस इज हिज बैंक, मैं कंज्यूमर हूँ. दिस इज जुबैर एंड दिस इज जुबैर्स हबीब बैंक लिमिटेड बैंक. माई अकाउंट इज इन हेयर, राइट. सो दिस इज द कंज्यूमर, दिस इज हिज बैंक. दिस इज द मर्चेंट हु इज सपोज टू गेट मनी. दिस इज मर्चेंट्स बैंक, कि भाई मर्चेंट ये है, इसके पास पैसे आने चाहिए, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो इसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, इसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं. और चूंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, मेरी बैंक पैसे दे रही है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, कंज्यूमर मेक्स अ परचेस. कंज्यूमर पैसे जो है वो एक ख़रीदारी करता है, ऐड टू कार्ट, ख़रीदारी कर ली उसने. तो क्या करेगा मर्चेंट, ये कहेगा कि हम दोनों के दरमियान कोई ना कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो कि यूजुअली SSL के थ्रू होती है या TLS के थ्रू होती है, ठीक है. सिक्योर सॉकेट्स लेयर के थ्रू होती है, आपका एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है. तो आप उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और आप अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है. वो मर्चेंट के पास आती है. तीसरा काम क्या होता है, मर्चेंट सॉफ्टवेयर कॉन्टैक्ट्स क्लियरिंग हाउस. मर्चेंट का जो सॉफ्टवेयर है, या कह लें मर्चेंट है खुद, मर्चेंट जो है वो क्लियरिंग हाउस. नाउ हियर कम्स वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, दिस इज दैट थिंग. अब मर्चेंट वीज़ा या मास्टर कार्ड, जिसका भी वो कार्ड है, जिसको ये भी मानता है और ये भी मानता है, ऑब्वियसली तभी इन्होंने एक दूसरे से कार्ड की डिटेल्स एक्सचेंज की हैं. तो मर्चेंट के पास जो डाटा आया है वो क्लियरिंग हाउस को कहता है कि भाई ये डाटा आया है मेरे पास और इसके मुताबिक मुझे इतने पैसे चाहिए. तो मर्चेंट सॉफ्टवेयर ने कॉन्टेक्ट किया क्लियरिंग हाउस से. अब क्लियरिंग हाउस का काम क्या है, क्लियरिंग हाउस का काम ये है कि अब वो जिस कार्ड की डाटा इस क्लियरिंग हाउस के पास आई है, वीज़ा के पास आई है, वो उस कार्ड को वेरीफाई करके उसकी बैंक के पास जाता है और कहता है कि आपसे भी हमने बात की थी ना, जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि भाई आपसे बात की थी, आपका पैसे को हम मैनेज करेंगे. तो फिर आपके पैसा आपके बैंक अकाउंट होल्डर एक शख्स एक ऐसे बंदे को भेज रहा है जो कि मेरा मर्चेंट है. वीज़ा ये कहता है बैंक को कि आपने मुझे कार्ड इशू किया था, आपका एक अकाउंट होल्डर ये कह रहा है कि एक मर्चेंट को पैसे दे दिए जाएं और वो मर्चेंट भी मेरा ही है. तो ये देखते हैं, अच्छा ठीक है बैलेंस वगैरह है या नहीं है, और ये क्लियरिंग हाउस जो है इसके थ्रू वेरीफाई करते हैं अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है और इशू कर देते हैं बैंक को, ठीक है. अगर ये चीज़ ओके हो जाती है सारी की सारी, तो फिर आखिरी 5वां स्टेप क्या होता है, 5वां स्टेप ये होता है कि यहाँ से पैसे उठ के यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है. यहाँ से पैसे उठ के यहाँ पर चले जाते हैं. अब ये कंज्यूमर की कार्ड इशूइंग बैंक थी, ये मर्चेंट की बैंक थी, यहाँ से पैसे यहाँ चले गए, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई. और आखिरी काम बस यही है कि आपको उस ट्रांजैक्शन की रसीद जो है वो कंज्यूमर को भेजनी पड़ती है. कार्ड इशूइंग बैंक जो है वो छठा काम जो पूरे इस प्रोसेस में वो यही है कि आपको कार्ड की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर मिलेगी. यहाँ पे मंथली लिखा हुआ है, बट ऑब्वियसली अब यहाँ पर जो रिसीट्स आ गई हैं वो हमारे पास डिजिटली और रेडिली अवेलेबल हैं. वी आर नॉट वेटिंग फॉर ओनली मंथली पेमेंट statements. This is the whole architecture when you are buying a certain thing. And now I think you know about the certain aspect of MasterCard or Visa, that how are that involved, because the bank, अगर फॉर एग्जाम्पल इस क्लियरिंग हाउस को अगर आप यहाँ से निकाल दें ना, बैंक ने आपको कार्ड इशू किया है, बैंक कहेगा मैं मर्चेंट को क्यों दूँ पैसे, आप कह रहे हैं कि मर्चेंट को दें लेकिन मैं क्यों दूँ. हो सकता है कि मर्चेंट मेरे डेटा को लेते हुए या मेरे पैसे को लेते हुए जिस अकाउंट से पैसे जा रहे हैं उससे कोई गलत काम करना शुरू हो जाए, राइट. इसी तरह मर्चेंट बैंक को मैं क्यों दूँ, तो बीच में किसी को पढ़ना पड़ता है. वो क्लियरिंग हाउस जो है वो यूजुअली वीज़ा या मास्टर कार्ड या यूनियन पे वगैरह होते हैं. सो क्रेडिट कार्ड ई कॉमर्स इनेबलर्स, ऐसी फिनोमेनन्स, ऐसे क्या कहते हैं उनको, टेक्निक्स जिनके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड की ई कॉमर्स को इनेबल करवा सकें. कंपनीज दैट हैव अ मर्चेंट अकाउंट स्टिल नीड टू बाय और बिल्ड अ मीन्स ऑफ हैंडलिंग द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. ऐसी कंपनीज जिसके पास मर्चेंट अकाउंट हैं, मर्चेंट अकाउंट का मतलब है जिसके अंदर पैसे आ सकते हैं,
ठीक है, यूज़र अगर भेजेगा तो उनके पास मर्चेंट अकाउंट होंगे, लेकिन फिर भी उनको हैंडल करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मेथड चाहिए होते हैं। Today, internet payment service providers, sometimes referred to as payment gateways, can provide both a merchant account and the software tools needed to process credit card purchases online. Today, we are dealing with that. How? There is Daraz wallet. Okay, you know about Daraz wallet. And what is Daraz wallet doing? It is a payment gateway. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप दराज वॉलेट को निकाल दें तो आप फिर उसी तरह पेमेंट कर रहे हैं जिस तरह से आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे होते हैं, बट अब दराज वॉलेट भी आ गया है जो कि मर्चेंट्स को ना सिर्फ गेटवे दे रहा है, यानी कि इनेबल कर रहा है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें, बल्कि मर्चेंट को अकाउंट्स भी फराहम कर रहा है। सो ये जो दो चीज़ें थी यहाँ पर, जो कि एक क्लियरिंग हाउस था और फिर मर्चेंट बैंक था, ये दोनों चीज़ें मिलाकर मर्चेंट को अप्लाई की जा रही है। और तीसरी चीज़ भी, सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल किया जा रहा है। दराज वॉलेट आपको ये नहीं कहता कि आपके पास दराज वॉलेट का वीज़ा का कार्ड होना चाहिए ना, आपके पास दराज वॉलेट में पैसे हैं, अकाउंट भी मर्चेंट का वहीं पर है, मर्चेंट की बैंक को भी बिल्कुल साइड में कर दिया, और ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो आपको एक ही साथ दी जा रही हैं। दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज ई कॉमर्स इनेबलर्स। ये इनेबल करते हैं ई कॉमर्स को, वरना तो आप हर दूसरे के आसरे पे बैठे रहें। So payment card industry data security standard is a standard known as PCI DSS, payment card industry data security standard. So it is a data security standard obviously instituted by the 5 major credit card companies. ये जो मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं इन्होंने बना लिया अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई इस स्टैंडर्ड के मुताबिक चलेंगे, बिकॉज वी नो कि इकोनॉमिक्स जब काम कर रही होती हैं तो 1000 चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होती हैं, हज़ारों तरह के इश्यूज आ जाते हैं, हज़ारों तरह की डाटा इंटेग्रिटी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो PCI DSS इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इज ए स्टैंडर्ड जिसके मुताबिक चलना पड़ता है इन सब को। ये एक वजह है, PCI DSS है जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक साथ नज़र आती हैं कि भाई मास्टर कार्ड सिर्फ एक जगह पर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जहाँ मास्टर कार्ड है वहाँ वीज़ा नहीं है, वहाँ वीज़ा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ एक्सप्रेस है वहाँ डिस्कवर नहीं है, हो सकता है हो। कभी भी आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं मिलेगा इसके ऊपर सिर्फ एक ही निशान हो, बहुत कम ऐसा होगा। मास्टर कार्ड के साथ वीज़ा होता है, कभी JCB होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कंट्रीज़ की उसकी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो सकता है कि एक दो नहीं हो बिल्कुल भी, लेकिन अक्सर सारे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, और जब आप एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आप एक ही तरह की चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एवरी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान फॉलोज द स्टैंडर्ड्स ऑफ HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। अगर कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूँ कि भाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वो HEC के स्टैंडर्ड्स पे काम नहीं करती, वो किसी और स्टैंडर्ड पे काम करती है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर आपको पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जिस मार्केट में नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर वो स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा होगा जहाँ जिसने एक डिफरेंट स्टैंडर्ड से पढ़ा है। ठीक है। अब भी आप देखते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि आप ऐसे जगहों पर हों जहाँ पर आपसे डिफरेंट स्टैंडर्ड वाले लोग मौजूद हों। तो अगर स्टैंडर्ड सेम हो जाता है तो फिर वो सब लोग एक ही जगह पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो PCI DSS हैज़ वेरियस लेवल्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स प्रोसेस्ड बाय द मर्चेंट ईच ईयर। इनके भी लेवल्स हैं कि भाई आप कितने अच्छे क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, मास्टर कार्ड बहुत अच्छा है या वो अच्छा है, कौन से लेवल पर हैं क्रेडिट कार्ड के। यूज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, इन वीज़ा और मास्टर कार्ड वगैरह कंपनी कौन से उस पर है। So level 1 is the strictest level, applies to very large merchants that process more than 6 million transactions a year. More than 60 lakh transactions a year अगर किसी मर्चेंट की हो रही हैं तो उस मर्चेंट को लेवल 1 कहा जाता है। ठीक है, लेवल 1 is the best level in PCI DSS. Level 2 applies to those who process between 10 lakhs and 60 lakhs. 10 से 60 लाख के दरमियान अगर हैं तो फिर, यानी कि 60 लाख से ऊपर अगर नहीं है तो लेवल 2 पर है। फिर लेवल 3 होता है, लेवल 4 होता है, और इसी तरह से फिर उनकी सर्विसेज भी थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी वेरी करना शुरू हो जाती हैं। PCI DSS हैज़ 6 मेजर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। इट रिक्वायर्स द मर्चेंट टू, मर्चेंट को क्या करना पड़ता है अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए फॉर अ
फॉर अ कार्ड, मर्चेंट को क्या करना पड़ता है? बिल्ड एंड मेंटेन अ सिक्योर नेटवर्क। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये काम किसका है? ये वाला काम मर्चेंट का है। अगर फॉर एग्जांपल दराज मेरे डाटा को हैंडल नहीं कर पा रहा है सही से, तो फिर दराज के ऊपर मैं ऑनलाइन पेमेंट थोड़ी ना करूँगा। दराज अगर मुझे सिक्योर कनेक्शन फराम नहीं कर रहा है और वो सिंपल अपने उसमें लॉगिन पेज के ऊपर ही कह देता है कि चलें जी अपना क्रेडिट कार्ड भी डालें, नो, सिक्योर कनेक्शन एक दें। आपने अगर पेमेंट वगैरह की हो दराज या इसमें अमेज़ॉन वगैरह पे, तो यू विल सी कि आप जैसे ही पेमेंट मेथड पर जाते हैं तो एक अलग टैब में यूजुअली ओपन हो जाती है चीज़, वो एक सिक्योर कनेक्शन होता है। सो ये काम मर्चेंट का है। अगर मर्चेंट वो नहीं फराम कर रहा है तो ऑब्वियसली इज़ नॉट अ गुड मर्चेंट। सो PCI DSS के लेवल्स के ऊपर अगर आना है तो बिल्ड एंड मेंटेन सिक्योर नेटवर्क, मर्चेंट को ये बावर कराया जाता है कि आपने खुद जो है वो सिक्योर नेटवर्क बनाना है। प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डाटा, कार्ड होल्डर के डाटा को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। मेंटेन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, डिस्प्यूट प्रोग्राम जिसको कहा जाता है, कि आप अगर कोई डिस्प्यूट होता है या आपका कार्ड आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, आपके कार्ड के पैसे ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं, कोई इशू आ जाता है मर्चेंट और यूज़र के दरमियान, कोई इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं, तो उस दौरान आपको वो प्रोग्राम आपके पास एक ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू आप टोटली स्मूथ वे में इस चीज़ को हैंडल कर सको। इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स, हर कोई एक्सेस ना कर सके आपकी चीज़ को, ऐसे मेजर्स बनाएं कि सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकें जो कि वाकई आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, हर कोई आपकी चीज़ को एक्सेस ना कर सके। इसी वजह से आप देखते होंगे कि बहुत सारा डाटा लेने के बाद बिल्कुल आखिर में जाकर आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। ठीक है, ये चीज़ एक जगहों पर कुछ लोग ऐसा समझते हैं जो कि लेमैन होते हैं, टेक्नोलॉजी से इस हद तक वाकिफ़ नहीं होते हैं, वो ये समझते हैं कि काफ़ी सारे डाटा ले लेने के बाद फिर ये हमें कहते हैं कि अच्छा जी पैसे दें। अगर ये पहले ही हमें बता देते कि पैसों पे चलनी है ये चीज़ तो फिर हम आगे जाते ही ना। लेकिन वो उनके अख्तियार में नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकते कि वो आपसे पहले पेमेंट इन्फॉर्मेशन ले लें और फिर जो है वो आपका बाकी डाटा लें। वो आपको सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि आपने डाटा सबसे आखिर में लेना है, जब आपको पता हो, कंफर्म हो कि यूज़र ये रजिस्टर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तब आप उससे उसका डाटा लें पेमेंट का, अदरवाइज उससे पेमेंट का डाटा ना लें। रेगुलरली टेस्ट एंड मॉनिटर योर नेटवर्क्स, मेंटेन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ये 6 चीज़ें हैं जो कि PCI DSS देखता है और कहता है कि आपने ये काम करने हैं इन ऑर्डर टू बी स्टैंडर्डाइज्ड अंडर PCI DSS। ये नहीं कि आप बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएंगे बट आप उस स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। अगर आप उस स्टैंडर्ड में आना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। वो कंपनीज जो कि क्रेडिट कार्ड लेती हैं कि भाई आप क्रेडिट कार्ड दें और हम आपको जो है वो कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, लेकिन ना ही उनके पास वीज़ा लिखा होता है, ना ही उनके पास मास्टर कार्ड लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता। क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि वो स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती हैं। वीज़ा या मास्टर कार्ड का निशान नहीं है वहाँ पे, इसी वजह से नहीं है कि वो नहीं आपको कह रहे, गारंटी नहीं दे रहे कि अपना डेटा दे दें। सो ये भी अपनी बात जहन में रखिएगा, जब भी किसी मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हों तो बिवेयर के मास्टर कार्ड, वीज़ा या इस तरह की जो भी कंपनीज हैं उनके निशान होने चाहिए ऊपर। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए इन कार्ड क्लियरिंग हाउसेस का, इनकी कितनी ज़्यादा नीड है। आप किसी वेबसाइट पर चले जाएं और वो उसने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसकी पेमेंट मेथड में आप जब उसमें पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ना वीज़ा लिखा हुआ है, ना JCB लिखा हुआ है, ना एक्सप्रेस लिखा हुआ है, ना मास्टर कार्ड लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फिर भी आपसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। आपसे ये भी नहीं पूछ रहा कि आपका कार्ड किसका है। इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग फिशी, योर क्रेडिट कार्ड माइट गेट compromised, so beware of that because those are not there, that merchant is not under PCI DSS। अगर वो PCI DSS के अंडर होता तो किसी ना किसी कंपनी में होता, अदरवाइज अगर नहीं है तो इसका मतलब है he is just working solely and no clearing house is behind that। PCI DSS has 6 major control objectives। It requires the merchant to I think ये चीज़ रिपीट हो गई है, लिमिटेशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक जुमला ऊपर वाला जो है ये रिपीट हो गया पिछली स्लाइड से। सो लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम्स क्या हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफर्स पुअर सिक्योरिटी, इसकी बहुत ख़राब है। अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि सिक्योर लेयर्स और ये सारी चीज़ें, आपका डाटा वल्नरेबल रहता है काफ़ी। और वी नो के लोगों का सबसे ज़्यादा डाटा, सबसे ज़्यादा पैसा बैंक के क्रेडिट कार्ड के अंदर ही होता है या डेबिट कार्ड के अंदर ही होता है।
इजी पैसा में तो मैं चलें कुछ हज़ार रख लेता हूँ, या कुछ जैज़ कैश के अंदर, या उसके अंदर कुछ 100 रुपये रख लिए मैंने। लेकिन एक्चुअल अमाउंट तो यूज़र्स का बैंक्स में होता है। अगर मैं उस बैंक के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करने लग जाऊँ तो फिर ऑब्वियसली अगर डाटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो बहुत बड़ा इशू है। इसी वजह से लोग कतराते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे ऑनलाइन। द मर्चेंट कुड बी अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन टू कलेक्ट क्रेडिट कार्ड नंबर्स। ठीक है, जिस तरह अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा था, हो सकता है कि वो किसी से रजिस्टर नहीं है, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ले रहा है और इन्फॉर्मेशन लेके किसी जेन्युइन चीज़ को ख़रीद ले वो। कंज्यूमर्स कैन रिपुडिएट चार्जेस इवन दो द गुड्स हैव बीन शिप्ड और द प्रोडक्ट डाउनलोडेड। बेशक आपने मर्चेंट ने भेज दी हो चीज़ या प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लिया गया हो, लेकिन हो सकता है कंज्यूमर फिर डिस्प्यूट करके आपके चार्जेस को रिपुडिएट कर ले, पैसे उसके पास वापस आ जाएं और चीज़ भी आ जाए। मिलियंस ऑफ यंग अडल्ट्स डू नॉट हैव क्रेडिट कार्ड्स। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है एज अ मर्चेंट। अगर मैं सोचूं तो भाई बहुत बड़ा इशू है कि लोग जो चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। यंग अडल्ट्स, यंग अडल्ट्स का मतलब है टीनेजर्स। वो भी तो ऑनलाइन, अब तो खैर ऑनलाइन ही ख़रीद रहे हैं सारी चीज़ें, और वो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं चीज़ें। ठीक है, तो अब जो वो लोग ख़रीद रहे हैं चीज़ें, उनके पास तो पैसा नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड रखते ही नहीं है, तो फिर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड का यूजेज तो वैसे ही कम हो गया। ठीक है, सो ये कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हैं। अब आते हैं मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स के ऊपर, जिसको आप यूजुअली अपना अपना स्मार्टफोन वॉलेट कह रहे होते हैं। सो लाइक आई सेड अर्लियर, NFC इज़ द प्राइमरी इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल पेमेंट सिस्टम। नियर फील्ड कम्युनिकेशन is a set of short range wireless technologies used to share information among devices within about 2 inches of each other। ठीक है, अबाउट इतना ही उसका वो जो है वो रेंज होती है। सो अब नियर फील्ड में ले आए 50 मिलीमीटर ऑलमोस्ट, तो उसमें जो है वो आप जो है उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। एक बिल्कुल 2 इंचज़ का फासला, आपकी आधी उंगली जितना फासला जो है उस तक आप लेकर आएँ तो उसमें पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकती है। PayPal and Apple are the most widely used mobile payment applications among adopters of mobile wallets। मोबाइल वॉलेट्स के अडॉप्टर्स जिनके पास हैं, यानी कि जो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स जो कि NFC दे रहे हैं, उस NFC की टेक्नोलॉजीज़ में एप्पल सर फहरिस्त है, पेपाल भी दे रहा है। पेपाल भी अपनी अपनी जो है वो सर्विसेज टेक्नोलॉजी जो है वो उसके NFC के थ्रू भी आप जो है उसको आगे पीछे कर सकते हैं पैसों को। मदन लाल कह रहे हैं कि कैन बी से दैट मोबाइल पेमेंट्स आर रिलायबल दैन वेब पेमेंट्स। सो यस, इन माय ओपिनियन मोबाइल पेमेंट्स स्पेसिफिकली यूजिंग NFC इज़ अ वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन दैन योर वेब पेमेंट्स। और इसका फ़र्क वही है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है, इसी वजह से क्योंकि अगर आप मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यू आर देयर, यू आर प्रेजेंट देयर, यू आर यूजिंग NFC, यू आर देयर। बट with your web banking, you are not there. Someone has stolen your credentials and he or she is using that, right? So ये कुछ फ़र्क हैं, although there are many ways to repercute that, यानी कि उसकी रिपरकशंस जो हैं वो बहुत कम हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं कि भाई वो आजकल तो OTP आ गया है, ठीक है, M पिन आ गया है, और आई डोंट नो फाइनेंशियल पेन F पिन आ गया है, फिंगरप्रिंट आ गया है, तो दिस थिंग्स आर अवेलेबल, तो इट इज़ गेटिंग वेरी सिक्योर, मच एंड मच सिक्योर एवरी डे। दिस वॉज बैक इन 2016। मैं इसका थोड़ा सा वो लगाना भूल गया, क्या कहते हैं इसका रेफरेंस। आई रिमेंबर इट वॉज बैक इन 2016, ये जो आपको पाई चार्ट नज़र आ रहा है। सो द स्मार्टफोन वॉलेट मार्केट वॉज डोमिनेटेड बाय एप्पल 36%, then PayPal 21%, then Google 15%, Google Pay, Amazon 7%, bank 7%, retailers 6%, Samsung 5%, and other 3%. Then we are talking about digital cash. We are talking about cash, but we are talking about digital cash. Digital cash typically is based on an algorithm that generates unique authenticated tokens representing cash values that can be used in the real world, in quotations, which means not actually in the real world, because obviously we are moving digitally, so we are not moving in the real world, but in a much more real sense than your conventional web engineering, web banking.
द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कैश, इसको ऐसे समझ लें, योर कैश इज समथिंग लाइक यू कैन एक्चुअली होल्ड, उसको आप कैश कहते हो ना, 10 रुपए का एक नोट जो है उसको आप कैश कहते हो, उसको आप डिजिटल कैश नहीं कह सकते। डिजिटल कैश एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस ना हो और वो सिर्फ डिजिटली ही एग्जिस्ट करता हो। अगर मेरे इजी पैसा के अंदर 1000 रुपये रखे हुए, मैं उसको डिजिटल कैश नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपये एक्चुअली भी एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली। लेकिन डिजिटल कैश एक्चुअली बिटकॉइन का कोई सिक्का या कोई वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज अ डिजिटल कैश। Bitcoin is the best known example of digital cash. Bitcoins are anonymous. They are exchanged via a 34-character alphanumeric address that the user has and do not require any other identification information. जिसको क्या नाम क्या क्या कहते हैं इसको, बिटकॉइन किसी ने यूज़ किया है जो 34 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, क्या कहते थे इसको? एनीवन? नो नो नॉट ब्लॉक जुबैर, इसको कहते हैं की होता है, कोई किसी तरह की की कहते हैं इसको, जहन में नहीं आ रहा मेरे, देख लीजिएगा आप, इसको कुछ कहते हैं, वर्ड जहन में नहीं आ रहा। बट द मेन थिंग इज़ कि इसमें यूज़र की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, नॉट एनक्रिप्टेड की, नो 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 नो, आई थिंक हैश की कहा जाता है, इट्स समथिंग लाइक हैश आई थिंक कहते हैं, खैर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एनीवेज, so bitcoins do not require what your name is, what your NIC number is or whatever, you would just have to use your key। आपके पास वो जो 34 कैरेक्टर की अल्फा न्यूमेरिक की है, वो अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपका है वो पैसा उस अल्फा न्यूमेरिक की के ऊपर जो रखा हुआ है, दैट्स इट। अच्छा, ये ऑथेंटिकेट किए जाते हैं, इनकी ऑथेंटिकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है, बल्कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इन माय ओपिनियन। और एल्गोरिदम की बेस के ऊपर इनकी चीज़ें चेंज, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं, एल्गोरिदम इनको जनरेट करता है, ठीक है। सो एल्गोरिदम की बेस पे कीज़ जनरेट हो रही होती हैं, टोकन जनरेट हो रहे होते हैं, और उसकी बेस पे ऑथेंटिकेट करके यूज़र्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बिटकॉइन सेंड किए जा रहे होते हैं, राइट। सो अगर आप बिटकॉइंस की बात करते हैं, बिटकॉइन की ऑथेंटिकेशन इज़ अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स थिंग। आप अगर एक ट्रांजैक्शन करते हैं, बिटकॉइन अगर मैं ख़रीदता हूँ, मुझे कोई शख्स अगर कोई बिटकॉइन भेज रहा है, वो सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन की तरह मेरे पास नहीं आ जाता, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आप जाकर इस पर स्टडी कीजिएगा अगर आपको इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं जो है वो पैसे बिटकॉइंस अगर किसी दूसरे शख्स को भेजता हूँ तो मैं उससे चैट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इतने बिटकॉइन है, मुझे इतने में बेचना है, तो वो कहता है अच्छा चले ट्रेड ओपन करते हैं, क्योंकि कोई ना किसी वेबसाइट के ऊपर ही आप ट्रेड कर रहे होंगे, किसी ना किसी माइनर के ऊपर ही आप ट्रेड कर रहे होंगे, आप डायरेक्टली नहीं भेज रहे होंगे। तो भाई मैं किसी वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, क्रिप्टोज़ के ऊपर आ जाता हूँ, cryptos.com और वट एवर, हज़ारों वेबसाइट्स हैं, मैं इनके ऊपर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि अच्छा यहाँ पर मैं ट्रेड ओपन कर रहा हूँ 0.0013 बिटकॉइंस फॉर 20,000 रुपीज़, ओपन कर दी मैंने। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो वेबसाइट मुझे ये कहेगी कि 20,000 रुपीज़ पे आपने ट्रेड ओपन किए, आपको कंज्यूमर को वो यही दिखाएगी वेबसाइट कि 20,000 रुपीज़ में आप उसको बेच रहे हैं इतने बिटकॉइन, लेकिन 0.0013 थे ना एक्चुअली, लेकिन आपके वॉलेट में होने चाहिए 0.0015, क्योंकि 0.0003 या 2 जो है वो फीस है उसकी, अपना वेबसाइट की ट्रांजैक्शन फ़ीस, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो चलें, आपने ट्रेड ओपन कर ली, अब उस ट्रेड के ऊपर जो है वो आप जो है वो कंज्यूमर कहता है कि अच्छा ठीक है, अब आप मुझे जो है वो भेज दें। अब मसला ये होता है कि अगर मैं पहले उसको इथेरियम या बिटकॉइन भेज देता हूँ और वो मुझे पैसे ना भेजे तो फिर क्या मसला है, तो क्या इशू, अब वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर हो सकता है कि वो मुझे पैसे ना भेजे, वो मुझे पैसे भेज दे और मैं उसको बिटकॉइन ही ना भेजूँ, फिर इशू हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ कहलाती है, उसका भी नाम अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक चीज़ कहलाती है एस्क्रो।
ESCROW, एस्क्रो। एस्क्रो एक चीज़ कहलाती है, इट्स लाइक अ फाइल होल्डर। ऐसे समझे एक आपके पास बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, वेबसाइट वो बॉक्स देख रही है, तो वेबसाइट ये कहती है कि आपको जितने बिटकॉइन देने हैं ना, आप वो पहले एस्क्रो में रखें, तो मैं उस बॉक्स में रख देता हूँ। वेबसाइट देख रही है कि ठीक है मैंने उस बॉक्स में रख दी है, कंज्यूमर भी देख रहा है कि ठीक है मैंने उस बॉक्स में रख दी है। इसका मतलब है कि शो मी द मनी, आपके पास है या नहीं, तो मैंने इसको शो करवा दी। जब मैं एस्क्रो में रख देता हूँ, अब वो चीज़ मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही, ठीक है, कंज्यूमर के पास नहीं गई, वेबसाइट के पास है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही, मेरे अकाउंट से चले गए। अब उस कंज्यूमर का काम ये है कि वो मुझे पैसे भेजे। जब वो मुझे पैसे भेज देगा, मैं वेरीफाई कर लूँगा, हाँ ठीक है उसने मेरे इजी पैसा में या किसी में भी पैसे भेज दिए हैं, इतने पैसे आ गए हैं मेरे पास। अब मैं कह दूंगा कि ठीक है भाई रिलीज़ कर दें एस्क्रो को, ठीक है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो मैं रिलीज़ करूँगा एस्क्रो को, या फिर मैं कहता हूँ नहीं भाई पैसा नहीं आया, वापस दे दें। अगर नहीं आए और मैं कहता हूँ वापस दे दें, तो फिर मेरी कुछ पेमेंट कटेगी, ठीक है, और उस कंज्यूमर की भी कटेगी। तो ये पूरा एक जो है क्या कहते हैं इसको, एक पूरा रेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत एक मेरे हिसाब से काफ़ी रेवोल्यूशनरी सिस्टम है, जिसके थ्रू काफ़ी हद तक जो है वो आप बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसी तरह बिटकॉइन की जो वैल्यूज़ हैं, जो ऑथेंटिकेशन होती है, बिटकॉइन कभी भी इस तरह से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जिस तरह से आप मनी करते हैं कि भाई 1 सेकंड में आपने यहाँ से भेजा और वहाँ पहुँच गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम भी 2 से 4 मिनट लेती है, और उसमें होता ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन उस 2 से 4 मिनट में होती है ना, उन सब की एक दूसरे के साथ कीज मैच करवाई जाती हैं। ऐसे समझेंगे भाई ए ने बी को पैसे भेजे, उसी वक्त सी डी को भी भेज रहा था, उसी वक्त ई एफ को भी भेज रहा था, उसी वक्त जी एच को भी भेज रहा था, और उसी वक्त ए जे को भी भेज रहा था। काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर था, लेट सपोज। तो ये जब ये सारे स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आपकी 1 लाख ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, उनको अलग अलग नहीं रखा जाता, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। उनको लाइक अ लिंक लिस्ट पढ़ी होगी आपने, लिंक लिस्ट की तरह लिंक किया जाता है। यानी कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ ना कि भाई ई ने एफ को पैसे भेजे या नहीं भेजे, तो ई को एफ ने पैसे भेजे या नहीं भेजे, ये देखने के लिए मुझे आना पड़ेगा ए से। ए ने बी को कितने भेजे, बी ने सी को कितने भेजे, सी ने डी को कितने भेजे, फिर मैं आऊँगा ई ने एफ को कितने भेजे। तो अगर कोई ये चाहता है ना ई से एफ की ट्रांजैक्शन को मैं रिमूव कर दूँ या चेंज कर दूँ, उसमें फ्रॉड वगैरह कर दूँ, वो नहीं कर सकता। अगर वो उसमें करता है तो उसको ए से लेके एफ तक, जो कि मैं सिर्फ आपको 5 बता रहा हूँ, ये मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन की कीज़ को चेंज कर दे वो, जो कि बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हमारे पास इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं है कि हम ब्रूट फोर्स लगा कर भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकें कि भाई मैं कीज़ मैच कर सकूं, जनरेट कर सकूं और उनको मैनिपुलेट भी कर सकूं। इट्स नेवर लाइक दैट, ठीक है। ओके, मदन लाल कह रहे हैं कि इज इट गैम्बलिंग दैन? इट्स नॉट एक्चुअली गैम्बलिंग इन माई ओपिनियन, आई एम नॉट श्योर बट इसके ऊपर तो आई थिंक जो आपके क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स हैं वो ज़्यादा सही बता सकेंगे, या फिर उलमा हजरात सही बता सकेंगे कि ये गैम्बलिंग किस नौयत की है। बट इन माई ओपिनियन इट्स नॉट गैम्बलिंग। you can actually say it's a pyramid scheme, but it's not a gambling in my opinion. It's not gambling, but it can be some kind of a fraud that can be maybe unearthed in a very near future, but it's not like that कि आप इसके ऊपर गैम्बल कर रहे हो। आपने लिया है, और आपने अगर बिटकॉइन लिए हैं इस नीयत से कि उसका बिजनेस होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट कमाना इज़ नॉट गैम्बलिंग। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी, जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि यार मैं दुकान लगा रहा हूँ लेकिन वो गैम्बलिंग है इस वजह से क्योंकि भाई बंदा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो ये गैम्बलिंग नहीं है। अगर आएगा तो आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं आएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। सो इन माई ओपिनियन इट्स नॉट गैम्बलिंग। मदन लाल ने कोट किया है वॉरेन बुफे को। ही सेड्स के वॉरेन बुफे सेड people are not buying into value of substance, they are buying into the value of hype or trend. A very eye-opening statement from Warren Buffett, that people are not into substance now. They are not buying things because they need it.
They are not buying things because they want it. They are buying things because everyone else is buying it. They are just buying into the trend. They are just buying into the hype. Because everyone else is doing that, I should do that. एंड यू वुड नो, ऐसा होता है, आप अपने आसपास देखें, अपनी स्पेशली फैमिलीज़ के अंदर ये काफ़ी हद तक देखा जाता है, हमारी देसी फैमिलीज़ के अंदर ये काफ़ी हद तक देखा जाता है कि भाई फ़लाँ के कज़न ने फ़लाँ चीज़ ले ली तो अब मुझे भी लेनी पड़ेगी, बेशक आपको ज़रूरत हो या नहीं हो। वही उन्होंने वो जो है वो खाला ने स्मार्टफ़ोन ले लिया है, वो आपको भी लेना पड़ेगा। स्मार्ट टीवी ले लिया है, आपको भी लेना पड़ेगा। उसने गाड़ी ले ली है, अब आपको भी लेनी पड़ेगी। सो पीपल मोस्टली बाय थिंग्स आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ ट्रेंड, आउट ऑफ हाइप। बिटकॉइन के साथ भी यही हुआ, हाइप काफ़ी क्रिएट हो गई और लोगों ने ख़रीदना शुरू किया, और जैसे ही लोगों ने ख़रीदा तो चूंकि लोग ज़्यादा ख़रीद रहे थे, उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई और वो अब तक बढ़ रही है। अब आकर आई थिंक बहुत कम बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है। आप जो आजकल पोस्ट वगैरह देख रहे होंगे, देखते होंगे कि भाई जिस बंदे ने 2001 में इतने बिटकॉइंस ख़रीद लिए थे, आज वो करोड़पति बना हुआ है। तो वो आज करोड़पति नहीं बना, वो उसी वक्त करोड़पति बन गया था 2004 में, जब इसका हाइप चल रहा था, या जब भी चल रहा था। उसके बाद से वो करोड़पति ही है, सिर्फ 1 करोड़ ही है उसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं हो गया, 1 करोड़ 1 लाख हो, 1 लाख से 1 करोड़ 1.5 लाख हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो काफ़ी वैल्यू बढ़ी है, नो डाउट, बट कंसिस्टेंटली उतनी ही नहीं बढ़ती जा रही है। वरना तो ये अगर इसी तरह कंसिस्टेंटली बढ़ रही होती तो फिर तो ये 1 साल भी नहीं चल पाता, क्रैश हो जाता। ठीक है, सो डिजिटल कैश की हम बात कर रहे थे, यस। एंड देन देयर आर वर्चुअल करेंसीज। वर्चुअल करेंसीज ऑन द अदर हैंड टिपिकली सर्कुलेट प्राइमरीली विद इन एन इंटरनल वर्चुअल वर्ल्ड कम्युनिटी। इससे आप कोई एक्चुअल चीज़ें नहीं खरीद रहे होते। वर्चुअल करेंसीज आर टिपिकली यूज फॉर परचेसिंग वर्चुअल गुड्स। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल करेंसीज आर रेडिट कॉइन्स, लिंडन डॉलर्स, आपके करीम रिवॉर्ड पॉइंट्स, these are currencies, but these are virtual currencies. There is no cash value to that. There is no P2P communication to that. These are currencies, just for the sake of currencies. ठीक है, जिस तरह से आप बहुत छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, ये रेडिट कॉइन्स वगैरह तो खैर थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम यूजुअली यूज़ नहीं करते। आप गेम्स वगैरह खेलते हैं मोबाइल फ़ोन पे, और उन गेम्स के अंदर आपको कॉइन्स मिलते हैं। वो जो कॉइन्स हैं वो वर्चुअल करेंसीज हैं, उससे आप कोई एक्चुअल चीज़ नहीं खरीद सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, वर्चुअल कॉइन्स आपके पास इतने ज़्यादा आ गए तो आप अपनी कार की स्किन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास इतने ज़्यादा वर्चुअल कॉइन्स आ गए तो फिर आप फलां जगह पर भी जा सकते हैं अपने गेम के अंदर। ये चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। तो ये जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, दीज आर बॉट विया वर्चुअल करेंसीज, नॉट योर एक्चुअल करेंसीज। ठीक है, करीम पॉइंट्स वगैरह का भी आपको अंदाज़ा होगा, उसको वो भी आपके पास आते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप उनको या तो रिवार्ड के तौर पर ले सकें, लेकिन उसमें भी आप देखें कि वो कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आप उन पे आपको या तो डिस्काउंट मिल जाएगा कोई, या फिर आपको कुछ अगर पैसे मिल भी रहे हैं तो वो दोज कैन ओनली बी यूज्ड फॉर करीम राइट्स, राइट। सो आप देखें ज़रा कि कितनी डीपली उस चीज़ को मैनेज किया जाता है कि वर्चुअल करेंसीज शुड ओनली रिमेन टू बाय वर्चुअल थिंग्स, नॉट एक्चुअल थिंग्स। लिंडन डॉलर्स आई थिंक कहाँ पर यूज़ होते हैं, आई थिंक ये उसमें होते हैं, सेकंड लाइफ में यूज़ होते हैं। सेकंड लाइफ इज़ अ गेम, उसके अंदर वर्चुअल एक वर्ल्ड बनाई हुई है, आप अपने आप को डिज़ाइन करें, अपने एवेटार को, और फिर वो चलेगा, आपकी जॉब करेगा, आप ही की तरह आप घर आएगा, आप डिज़ाइन कर लें, उसमें वो रहता है शख्स। सो लिंडन डॉलर्स जो हैं वो उसके लिए यूज़ होते हैं, राइट। सो आई थिंक यहाँ पर हम अपने लेक्चर को आज एंड करते हैं। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो आपकी अटेंडेंस है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें काइंडली, और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। कोई क्वेश्चन, क्यूरी, कोई कमेंट वगैरह है तो मुझे सेंड कर दें, एंड आई एम गोइंग टू एंड द क्लास इन अ मिनट। अच्छा, आई एम नॉट श्योर आपका नेक्स्ट क्विज़ कब होगा, बट बिकॉज आई थिंक कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 20th या 25th, पता नहीं कौन सा मंडे आ रहा है जनवरी का, उससे होंगे। तो आई थिंक हमारे पास अब 2 हफ्ते रह गए हैं, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते। तो हमारा नेक्स्ट क्विज़ ऑब्वियसली इन 2 से 3 हफ्तों के दौरान ही होगा, एंड देर आर हायर चांसेस कि आपका जो क्विज़ है वो नेक्स्ट वीक ही हो जाए, यानी कि जो फर्स्ट वीक हमारा है जनवरी का, प्रॉबेबली।
बट फर्स्ट नहीं तो सेकंड इंशाल्लाह। थर्ड तक मैं नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज और दूसरी चीज़ें भी हमें मैनेज करनी है, तो वो फिर हम क्विज़ को अगर इतना लेट कर देंगे तो दूसरी चीज़ों के लिए टाइम बहुत कम रह जाएगा। सो मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक, वरना उससे नेक्स्ट वीक इज़ 99% चांस। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।